अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदादरुद्दोसलाम मेरे और आपके प्यारे तो सुने तो मनमोड़ आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, हम आज आपको रावलपिंडी से नारान तक की मुकम्मल डिटेल वीडियो बताने लगे हैं। वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा की है, लिहाजा इसमें बड़ी तसल्ली के साथ देखिएगा। जहाँ छोड़ें वहाँ से दोबारा देख लीजिएगा। जो दोस्त नारान जाना चाहते हैं इन दिनों में, ईद के ऊपर या ईद के बाद या इस पूरे साल में, उनके लिए ये वीडियो 2022 के बाद 2023 की ताज़ा तरीन वीडियो हमने बनाई है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या कुछ लेके जाना है। पूरी तफसीर के साथ बातचीत होगी। कहाँ रह सकते हैं, कहाँ आप क़याम कर सकते हैं, किस वक्त सफ़र कर सकते हैं, किस वक्त सफ़र नहीं कर सकते हैं, ये सारी बातें इसी वीडियो में होंगी। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें। एक बात बड़ी अहम है कि जो लोग ये पूरी वीडियो नहीं देख सकते, बेशक अभी से छोड़ दें। जिनको नारान जाना है और उनको पता है कि ठीक है हम खुद समझदार हैं, तो वो ज़रूर छोड़ दें वीडियो को। लेकिन अगर जो लेटेस्ट सड़क की हालात देखना चाहते हैं, रोड की सिचुएशन देखना चाहते हैं और उन्हें इस चीज़ का है कि हम ये वीडियो देख लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, तो वो फिर वीडियो हमारी लाजमी पूरी देखें। तो बिल्कुल जी, हम रावलपिंडी से हमारा सफ़र तकरीबन 10 बजे शुरू हो गया था और रावलपिंडी टूल प्लाज़े से मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की है। टूल प्लाज़े से जैसे ही रावलपिंडी टूल प्लाज़े से आप शावर की जानिब जाते हैं तो फिर आप एक मखसूस फ़ासला तय करने के बाद, यानी कि तकरीबन मेरे अंदाज़े के मुताबिक 35 से 36 किलोमीटर सफ़र करने के बाद एक हज़ारा मोटरवे का बोर्ड नज़र आता है जो कि पीछे गुजर चुका है। उस हज़ारा मोटरवे से आप लेफ़्ट टर्न कर जाते हैं और इस हज़ारा मोटरवे के ऊपर चढ़ते सार ही फिर आप एक नई, जब हज़ारा मोटरवे पे चढ़ जाते हैं तो फिर ये आगे रास्ता कहाँ उतरता है वहाँ तो वो हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ साथ अब चूँकि रोड गुजर रही थी तो मैंने हालात आपके सामने रखने थे। ये वो एग्ज़िट है M1 मोटरवे से, जहाँ से आप हज़ारा मोटरवे की तरफ टर्न करेंगे और ये सामने बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड को आप गौर से देखिएगा, ये नज़र आ जाता है दूर से ही, और उसमें हरीपुर की जानिब आपने टर्न कर जाना है। यहाँ पर चूँकि अब मौका मिल गया है, हमारे पास वक्त है, तो हम बेसिक्स जो चीज़ें हैं उन पर बातचीत कर लेते हैं। आप हज़ारा मोटरवे के जो खूबसूरत तरीन मनाज़र हैं उनको देखें कि ये कि जब भी आप घर से चलें तो आपके पास बेसिक चीज़ें क्या होनी चाहिए। स्पेशली आप ईद के लिए अब नज़दीक आ रही है, ईद उल फितर 2023, और उसके वैसे भी आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए अगर आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपके पास एक गर्म चादर लाजमी होनी चाहिए फ़ी बंदे के हिसाब से, और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चादर भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि जिस भी होटल में जाएं, मैं तो नीचे वो चादर करता हूँ, कोई रज़ाई करूँ, कंबल करूँ, क्योंकि पता नहीं कितने बंदों ने इस्तेमाल किया हुआ होता है, तो डेफ़िनेटली मैं वो लाजमी यूज़ करता हूँ। इसके साथ साथ आपके पास ड्राई फ्रूट होने चाहिए, खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप बीमार हैं, आपकी मेडिसन वाफर मकदार से मुराद जितने दिन आपने स्टे करना है उससे भी एक्स्ट्रा थोड़ी सी होनी चाहिए। उसके अलावा छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए जो दूध पीते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो दूध वो पी रहे हैं वो वहीं अवेलेबल हो, तो वो अपने साथ आप लाजमी रखें। इसी तरह दीगर चीज़ों में जनाब अपने सॉक्स और स्वेटर वगैरह, क्योंकि वहाँ मौसम का कोई इतबार नहीं होता किस वक्त वहाँ पे मौसम अंगड़ाई बदले और यख ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाए, तो अपने साथ आपने ग्लव्स वगैरह, स्वेटर, जैकेट जो भी है वो भी लाजमी रखनी है। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो होटलिंग नहीं करना चाहते तो छोटी सिलेंडरी, लेकिन उसकी शर्त ये है कि उसका लॉक सही टाइट हो, कोई लीकेज वगैरह ना हो, वो रखें। और इसी तरह पानी की थोड़ी मिनरल वाटर का एक आधा क्रेट छोटी बोतलों का रख लें। खाने पीने की दीगर चीज़ें जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं साथ ले जा सकते हैं। मसलन अगर आप चिकन वगैरह दीगर चीज़ें, तो उसके लिए फिर आपको वो बॉक्स होना लाजमी, आइस बॉक्स जिसमें आप वो चीज़ें रख के ले जा सकते हैं, ये ले जानी चाहिए।
तो बिल्कुल जी, ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स थी जो कि आप ले जाना चाहते हैं। इसी के साथ ही अभी आप फर्स्ट टनल में दाखिल होने लगे हैं, सॉरी सेकंड टनल, फर्स्ट टनल मैंने नहीं बनाई थी, तो ये सेकंड टनल है। तो इस टनल का भी आप नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आपने एक बड़ी अहम चीज़ है जो बात ज़रूरी मैंने बताने वाली थी कि किसी भी टनल के अंदर गाड़ी रोक के जनाब अपनी टिकटॉक या वीडियो बनाने की कोशिश मत करें, इंतहाई डेंजरस है। और इसी के साथ साथ आप आगे अगर जाते हैं तो किसी भी ऐसी जगह पे खड़ी खड़ी करके वीडियो ना बनाएं कि जहाँ आपके लिए ख़तरा हो। बिल्कुल ये जो वाइट जो येलो लाइन नज़र आ रही है, इसके बिल्कुल इंतहाई लेफ़्ट पे डबल इंडिकेटर लगाकर आपने गाड़ी खड़ी करनी है। तो बिल्कुल जी, ये हज़ारा मोटरवे आप तकरीबन ये ख़त्म होने को है। यहाँ से आगे सी पैक शुरू हो जाएगा। तो हज़ारा मोटरवे जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ आपने जाना है, वहाँ तक पहुँचना है। और ये जो सफ़र है सारा, ये तकरीबन 78 किलोमीटर का सफ़र है, यानी कि 40 के करीब जहाँ से आपने एग्ज़िट इधर आए थे और फिर ये टूल प्लाज़ा आ गया। और ये 78 किलोमीटर का सफ़र तकरीबन आपका रावलपिंडी से सवा घंटे 1.5 घंटे में तय हो जाता है। और मेरे जैसा बंदा और जो सही स्पीड आ रहे होते हैं तो वो तो जल्दी पहुँच सकते हैं, घंटे में भी पहुँच सकते हैं यहाँ तक। लेकिन मैं जो कि जब भी मैं निकलता हूँ तो सैर सियाहत की नीयत से निकलता हूँ, तो मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो 70 से 80 होती है, और बाज़ औक़ात उससे भी कम हो जाती है, क्योंकि मैं भरपूर तरीके से इंजॉय करते हुए बड़ी आराम के साथ मैं सफ़र करता हूँ। सी पैक का जो ये रास्ता है और उसके ऊपर जैसे ही आप चढ़ते हैं तो फिर आगे ये एक और टनल आती है। और इस टनल में और दूसरी टनल में एक फ़र्क है। ये जो टनल आती है वो वन वे है, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही गाड़ी जा रही होती है। टू वे है, यानी कि जिसे कह सकते हैं। और ये टू वे है और इसमें दोनों आगे से भी गाड़ी आ रही होती है, तो ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। हमने वीडियो नहीं बनाई, कंसंट्रेट किया है कि हम रास्ते में जब टनल से गुजर जाए तो गाड़ियाँ आती जाती हैं। और इसमें थोड़ा सा मुझे तो इस दफ़ा ख़तरनाक लगी है कि लाइटिंग ना होने के बराबर थी। अगली गाड़ी का पता ही नहीं लग रहा था कहाँ पे है, और साथ सामने से आने वाली गाड़ी का भी जजमेंट नहीं हुई थी। यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो जी लश ग्रीन एरिया आपका इस्तकबाल कर रहा है, और इंतहाई खूबसूरत नज़ारे हैं। ये दरख्त जो लगे हुए थे अब बड़े होते जा रहे हैं। मेरी तो दुआ है जल्द ये घने दरख्त हो जाएं, बड़े दरख्त हो जाएं, और यहाँ से एक ठंडा और बड़ा ही खूबसूरत माहौल आपको, और इन्हीं जो दरख्त हैं, इन्हीं दरख्तों से सामने के जो पहाड़ आपको नज़र आए वह इंतहाई दिल फरेब मनाज़र पेश करते हैं। बहरकैफ जी, यहाँ से जब आप निकलेंगे और फिर आगे जाते हुए सी पैक से जाते हुए फिर आगे एक शक्के का इंटरचेंज आता है, यानी कि जिस पर वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि आपने बालाकोट कहाँ से टर्न करता है। मैं पिछले साल वीडियो बनाई थी, तो हमने चूँकि यहाँ पर रात हो गई थी तो फिर हम इस इलाके का न्यू बालाकोट सिटी जिसे कहते हैं वहाँ की मैं अपडेट नहीं दे पाया था। तो उसके लिए इस दफ़ा मैंने इस टाइम ही ऐसा मुंतखब किया है कि जब हम यहाँ से गुज़रें और आपको एक एक चीज़ का बताया जाए कि कहाँ से आपने टर्न करना है और कैसे टर्न करना है, और इन सारी चीज़ों से जो यानी कि मालूमात है वो किसी किस्म की मिस ना हो, इस चीज़ का मैंने भरपूर इस दफ़ा ख्याल रखा है। तो बिल्कुल जी, अब ये वो जगह आ गई है कि जहाँ से हमने राइट टर्न कर लेना है। और ये सामने आप देख रहे हैं कि ये बोर्ड नज़र आ रहा है आपको, मैंने स्पीड कम की है गाड़ी की, कि बालाकोट राइट टर्न कर लेना है। ये वो राइट टर्न है, और इस पे कोने पे ये देख लें कि ये आफस वाले बैठे हुए हैं, ये मेन निशानी है, और इनका ये छोटा सा स्टोर बना हुआ है। यहाँ से आप खाने पीने की चीज़ को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये अंदर एक गांव है, गांव में ये सड़क दाखिल हो रही है, कोई बड़ी चौड़ी रोड नहीं है, और कोई ऐसी रोड नहीं कि जहाँ पर आप स्पीडें मार सकें, बड़े आराम के साथ गुजरना पड़ेगा। और रोड की कंडीशन कैसे हैं ये भी हम आगे आपको दिखाते हैं। ये जो पैच है मुझे इंतहाई खूबसूरत लगता है, बहुत बड़ा रिच है। यहाँ पे आपको साइड पे जो किसी दरिया या नदी नाले का जो पानी है जो ज़मीनों को दिया जाता है वो भी मौजूद है, बड़ा खूबसूरत है। यहाँ से आप आगे निकलेंगे तो यहाँ से फिर ये एक सोसाइटी बनी हुई है जिसमें से ये रास्ता गुज़र रहा है। तो ये रोड काफ़ी ख़राब है और इसमें आप स्पीड नहीं मारेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। और मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि रात को आप आएँ तो इस रास्ते से गुज़रें। लोग जाते हैं, लेकिन जैसा कहने ना लुग्गा एरिया है, तो ये लुग्गा एरिया है, तो उसमें वारदात शात का तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि इस इलाके को अवॉइड करें यहाँ से गुजरने का। रात को अपने आना ही है तो फिर आप मनसेरा से उतर जाएँ और वहाँ से आप बालाकोट जो पुराना रास्ता उससे आएँ। रोड की सूरत हाल ये देखें जी, जगह जगह खड्डे बने हुए हैं, और मैंने भी कोशिश की है कि किसी खड्डे को मिस ना करूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, और जब आएँ तो आपको पता हो कि किस जगह रोड कितनी ख़राब है और वहाँ आपका कितना वक्त लग सकता है, और वहाँ से गाड़ी आपने कैसे गुजारनी है, यानी कि पहले से मेंटली आप प्रिपेयर हों।
तो ये जो रास्ता अभी इस वक्त गुजर रहा है, ये हम उसी बैड पैच से गुजर रहे हैं। और यहाँ से जैसे फिर आगे निकलेंगे तो फिर यहाँ से कुछ जो फासला है वो बड़ा अच्छा भी गुजरता है, बड़ी अच्छी रोड भी है इसमें थोड़ी बहुत ही। और यहीं से निकलते हुए फिर जब हम आगे जाएंगे तो फिर पुरानी जो बालाकोट वाली रोड है, यहाँ से आके हमने इस चौक में से आके अब हम पुरानी बालाकोट वाली रोड पे, यानी कि अगर आप उधर से ज़ारा यानी कि उस इंटरचेंज से उतर निकल जाते हैं तो वहाँ से पुराने रास्ते से आते हुए फिर आप मनसेरा से आप बालाकोट और उस यहाँ तक फिर पहुँचते हैं। अब यहाँ से बालाकोट यानी कि बेसियाँ आगे मुकाम आता है, तो इसके बारे में बड़ी ज़रूरी बात करनी है। अक्सर लोग जो लाहौर से चलते हैं या दीगर इलाकों से आते हैं तो वो फिर आकर यहाँ के बालाकोट क़याम करते हैं। मैंने बालाकोट के हवाले से, बेसियाँ के हवाले से कोशिश की है कि एक वो मावा रेस्टोरेंट है उसकी भी मैं क्लिपिंग आपको दिखाऊंगा, और साथ एक और भी देखा है। और यहाँ पर आने से यहाँ तक क़याम करने के हवाले से भी मैं बातचीत करता हूँ। अगर आपके पास वक्त हो, ये कीप इन माइंड, अपने जहन में ज़रूर रख लीजिएगा कि अगर आपके पास वक्त है तो फिर आप थके नहीं हैं। अगर थक गए हैं, वक्त भी नहीं है, फिर तो आपने बालाकोट क़याम करना है तो सो करें। लेकिन अगर आपके पास 2-1 घंटे की स्पेस है, आगे आप सफ़र कर सकते हैं, तो फिर मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ कि आगे इस मौसम में, फिर इस गर्मी में आप यहाँ रहें, क्योंकि यहाँ पर एसी मस्ट चाहिए। और एसी वाला जो रूम, अच्छा रूम आप लेंगे तो वो तकरीबन आपको 8 से 9 हज़ार रुपये में, या कम से कम भी हो 6-7 ईद के दिनों में तो डेफिनेटली वो 10 हज़ार रुपये से कम भी शायद ना मिले। यहाँ पर भी अच्छे रेस्टोरेंट होटल मौजूद हैं जिनमें एसी लगे हुए हैं। तो अगर आपने गर्मी में ही रहना है तो फिर गर्म इलाके से हैं तो यहाँ रहने का क्या फ़ायदा। यहीं से आगे निकलेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आप बालाकोट की जब चढ़ाई शुरू करते हैं तो कवाई से गुजर कर आगे फिर आप मांदरी में रुक जाएं, माला कंडी में रुक जाएं, यानी कि घंटे की एक आधी की ड्राइव हो रहा है तो फिर आप वहाँ पर रुकें तो आपको ज़बरदस्त किस्म की अकोमोडेशन मिल सकती है। ये वो चौक है जहाँ से गड़ी बिबुल्ला की दाएं जानिब रास्ता जाता है, और फिर कश्मीर अगर कोई जाना चाहते हैं नारान से वापसी पर तो इस रास्ते से आप आगे जाके फिर कोहाला जाके निकल सकते हैं मुजफ्फराबाद से आगे। तो बिल्कुल जी, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं तो दिखाते हैं यहाँ मावा रेस्टोरेंट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन कि ये रेस्टोरेंट कहाँ है, कैसा है और यहाँ पर आपको क्या कुछ सहूलियात मिल सकती हैं। ये जी मावा रेस्टोरेंट, और यहाँ पर हम पहुँचे हैं ये बालाकोट में, बेसियाँ बालाकोट। जैसे ही आप बेसियाँ में दाखिल होते हैं साथ ही है इनका ये फ़ायदा है कि ये रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर। अभी तो रमज़ान शरीफ है, दिन के वक्त बंद है, रात को खुलते हैं। और ये साथ इनका जो गेस्ट हाउस है और साथ इनका पूरा सेटअप बना हुआ है, और इसमें इनके जो रूम है बड़े ज़बरदस्त हैं, अच्छे, और यानी कि माकूल रिहाइश है। यहाँ पर आकर आप बड़े अच्छे तरीके से रह सकते हैं। 111 और 112 नंबर के ये देख सकते हैं आप, बड़ी ज़बरदस्त इनकी अकोमोडेशन है, और एक डबल बेड बना हुआ है, और साथ ये बैठने की जगह, साथ ये सिंगल मैट्रेस, और साथ 2 मैट्रेस भी मिल सकते हैं अगर कोई और बंदा तो रहना चाहे तो, और एसी भी है जी। और वाह जी वाह, ज़बरदस्त। वाशरूम भी इनका आपको चेक करा देते हैं, और ये वाशरूम है, साफ़ सुथरी, इंग्लिश भी और इंडियन दोनों टॉयलेट्स यहाँ पर मौजूद है। कमरा जी, ये सिर्फ इसमें डबल बेड है, यानी कि ये 2 पर्सन के लिए, छोटी फैमिली के लिए। इसमें भी साथ एक आधा मैट्रेस आ सकता है, और इसका वॉशरूम साथ इस साइड पे बना हुआ है। तो बिल्कुल जी, बड़ी प्यारी सेटिंग है ये मावा रेस्टोरेंट। बिल्कुल आप आएँ तो मेन रोड पर है, बाहर इनका लॉन वगैरह, बैठने की जगह, और सामने हॉल भी है। बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग है। इस वक्त रोशनी का ये हाल है, फिर इंशाल्लाह आपको साथ चलते हैं। यहाँ जी सैकड़ों के हिसाब से होटल बने हुए हैं, और किसी भी होटल में आप अगर रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। ये एक मावा था, मैंने आपको दिखा दिया है। आगे भी कोई अच्छी और वाज़ेह प्रॉपर प्रॉपर्टी नज़र आती है तो हम वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे ये जो रेस्टोरेंट भी हैं, होटल भी हैं, खाना भी खा सकते हैं और होटलों में क्या भी कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ी सी मार्केट विज़िट कर लें तो उसमें थोड़ी सी बार्गेनिंग वगैरह भी हो सकती है। रश के दिनों में तो खैर ये बिल्कुल बात भी नहीं करते हैं, और इनका जो रेट होता है फिर उसी रेट पर अब बंदे को जो सा है वो अकोमोडेशन लेनी पड़ती है। इसमें आगे एक और ये जगह नज़र आ रही है, इसमें भी बड़ी अच्छी सेटिंग बनी हुई है। आए देखते हैं कि यहाँ पर क्या सहूलियात हैं और यहाँ पर क्या कुछ सेटिंग इनकी बनाई हुई है। पाइन पार्क, और ये आप बेसिया में ही है, बड़ी अच्छी अकोमोडेशन है, बहुत ज़्यादा रूम्स हैं,
और इनके पास दोनों किस्म के वेरिएंट हैं, यानी कि 4 से 5 हज़ार रुपये वाला भी रूम है और इसके साथ साथ 8 से 10 हज़ार का लग्जरी रूम्स भी मौजूद हैं VIP किस्म के। तो जिस किस्म की अकोमोडेशन चाहिए आपको मिल जाएगी। नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, आप डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं इनके साथ। जी जनाब, ये तो है बालाकोट। अब एक और चीज़ भी यहाँ पर बड़ी एक अहम है कि लोग काफ़ी सारे जब यहाँ पे आते हैं तो जो पहला नज़र आता है होटल, तो फिर लोग कहते हैं नहीं जी आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। कोई वैसी बात नहीं होती है। आप अपना वक्त कहीं भी जाएं तो मैनेज करें, प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं। थोड़ा सा ये खूबसूरत नज़ारे आप देखें, लेकिन जो बड़ी अहम बात है वो मैंने आपसे डिस्कस करनी है कि आप अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद से निकलते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग अगर आप निकलते हैं तो टोटल 6 घंटे आपको लगते हैं नारायण पहुँचने में। अगर आप रास्ते में रुकते रुकते हैं तो 7 लग जाएंगे। तो उसमें आप अपनी मैनेजमेंट करें कि आप सुबह जल्दी निकलें। मसलन अगर आप 8 बजे निकलते हैं, 8 और 6 14 होते हैं, यानी कि आप 8 और 4 12 और 2 बजे आप आराम से नारायण के करीब तरीन पहुंच सकते हैं। तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बालाकोट में रुकें और यहाँ करें। हाँ, अगर आप लाहौर से चले हैं, रात के चले हुए हैं और फिर आप यहाँ पर पहुँच के थक चुके हैं, यानी कि 10 से 12 घंटे ड्राइव कर चुके हैं और मज़ीद ड्राइव करना आपके लिए मुश्किल है, तो फिर आप अपनी सेटिंग इस तरह करें कि जहाँ भी जाएं, अगर आपने काम करना ही है, पड़ गया है, तो थोड़ी सी आप वहाँ की जो लोकल मार्केट है, मतलब ये पूरी मार्केट बन गई है यहाँ से लेके बालाकोट सिटी तक, आपको हर तरफ दाएं और बाएं आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बने नज़र आएंगे, जिनको आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और गूगल पर सर्च करके उन होटलों के नंबर ले सकते हैं, वहाँ पर कॉल करके पहले से ही जो सा रेट भी पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी, एक बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा कि अगर आप ऑनलाइन इन होटल वालों से रब्ता करते हैं तो फिर ये आपको जो रेट होता है वो मार्केट रेट नहीं मिल सकता है। इसमें फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, फ़ायदा क्या है कि मसलन अगर आपने ईद पे जाना है, आज 24 रमज़ान मुबारक है, अभी दिन बाकी हैं, तो आज अगर आप बुकिंग कराएंगे तो जिस रेट पे बुकिंग कराते हैं, तो उस दिन जब आप जाएंगे और वहाँ पर अगर रश हो जाता है तो हो सकता है कि अगर आज 4,000 का होटल बुक कर रहे हैं तो वो 6,000 रुपये में मिले। लेकिन इसमें फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर रश ना हो तो मार्केट में उस दिन का जो रेट चल रहा है, मसलन रश नहीं होगा, तो वो 4,000 वाला कमरा आपको 2,500 3,000 रुपये में, 2,000 रुपये में भी अवेलेबल हो सकता है। इस दफ़ा के जो हालात हैं वो उन पर बात करेंगे, लेकिन आप बालाकोट में यहाँ पर भी आपको पेट्रोल पंप दाएं से बाएं नज़र आ रहे हैं। अगर आपका पेट्रोल की टंकी इस हालत में है कि आपने बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला है, तो यहाँ टेंशन नहीं है। जैसे ही आप मोटरवे से उतरते हैं तो आपको काफ़ी सारे पेट्रोल पंप नज़र आते हैं, आप अपनी गाड़ी रीफ़िल कर सकते हैं। और यहाँ बात कर रहा था कि मैं अब उस मार्केट टच की, तो फिर इसमें ये है कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रश होगा, तो लिहाजा पैनिक ना क्रिएट करें, देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है। लेकिन यहाँ जाके आपको खुद मार्केट सर्च करके आपको होटलों का अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन एक आप ज़रूर कर रहे हैं गूगल सर्च करके कि होटल अकोमोडेशन का आपको अंदाज़ा हो जाएगा, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, किसके कमरे कैसे हैं, पिक्चर्स वगैरह आप देख सकेंगे, उनसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके वीडियो वगैरह भी मंगा सकते हैं। तो वो उस तरह रब्ता मुमकिन है कि आप देख सकते हैं। अब जी हम बालाकोट सिटी में पहुँच चुके हैं और बालाकोट सिटी में जब आप पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाज़ार मौजूद है। आप के लिए सबसे बड़ी एक अहम ज़रूरत तो ये है कि अगर आप जहाँ से भी चलें तो टेलीनॉर की सिम होना बहुत ज़रूरी है। आप टेलीनॉर की सिम यहाँ से पैकेज भी करा सकते हैं, यहाँ से सिम मिल भी जाती है अगर आप सिम लेना चाहते हैं। लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है पहले ही 5-5 सिमें होती हैं तो फिर सिम नहीं मिलती, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो लिहाजा टेलीनॉर की सिम लें जो कि आगे पूरे इलाके में नारायण तक टेलीनॉर के सिग्नल चलते हैं और उसी का डाटा आप यूज़ कर सकते हैं। होटल वाले के वाईफाई पे आप ट्रस्ट ना करें, जब रश ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो ऐसा ही नेट चलता है जैसे कि चूंटी चल रही हो, और इवन वॉइस नोट भी आपका हो सकता है 4 मिनट बाद अपलोड हो। तो अपना टेलीनॉर का स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, टेलीनॉर की सिम ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो अहम पुल है जी बालाकोट का, और बालाकोट शहीदों की सरजमीन है, और यहाँ बालाकोट की डिटेल में बनाते बनाते अब साल गुजर गया है। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे पहले भी कहा था कि बालाकोट की जो वहाँ की असल जो तारीख़ है उस पर भी बात किया करें। लिहाजा माजरा जी आज फिर चूँकि ये हमारा ट्रैवल गाइड वाला टॉपिक है तो इस पर हमने यहाँ से जी हम पहले जब आते थे तो यहाँ से हम अपनी पेट्रोल की टंकी फुल कराते थे, लेकिन अब नहीं। अब हम आगे जाएंगे, आगे भी फैसिलिटी अवेलेबल है। देखिए एक चीज़ बड़ी ध्यान में रखिए
कि मोस्ट लास्ट जो पेट्रोल पंप हो ना, अच्छा वाला, अच्छा मुराद ये कि जहाँ से आपको यकीन हो कि अच्छा पेट्रोल मिलेगा, वहाँ से टंकी फिल करा के तो फिर आप नादरन एरियाज़ में जाएँ। मसलन स्वाद कलाम जाते हैं तो वहाँ से भी मैं बता दिया करता हूँ, और यहाँ अब नारान के वाले से भी मैं बता रहा हूँ आपको कि आप जैसे ही बालाकोट ऊपर चढ़ते हैं तो रूटीन होती थी हमारी, यहाँ से टंकी फिल करते हैं, अब यहाँ से नहीं करानी। अब आगे जाके पारस में, जी हाँ, काफ़ी फासला तय करने के बाद पारस में एक अच्छा पंप है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। आप वहाँ पहुँच कर फिर वहाँ से अपनी टैंक जो है वो रीफ़िल करा ले। उसका फ़ायदा क्या होगा वो वहीं उस पोजीशन पर पहुँच के बताएंगे। बालाकोट से जब हम चढ़ जाते हैं जी, जो पूरी फिर आप खूबसूरत वैली आपके सामने होती है, और यहाँ से चढ़ाई का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। तो इसमें एक चीज़ जो मेरी रह गई थी वो ये थी कि छोटे छोटे शॉपिंग बैग भी अपने सामान में लाजमी रखा करें, कि किसी बच्चों को, मेरे जैसे बंदे जिनको वॉमिटिंग वगैरह का इशू हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर उनके लिए भी ज़रूरी है कि यहाँ पर आप उनके पास शॉप रहिए। यहाँ एक चीज़, एक और भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मज़े की चीज़ है कि यहाँ की बाहर के एटमॉस्फेयर से आप आदी होने के लिए ना, यहाँ बालाकोट से जब आप चढ़ें तो तकरीबन 5-7 किलोमीटर के बाद, जितने किलोमीटर के बाद भी मुमकिन हो, तो आप अपनी गाड़ी रोकें और थोड़ी सी बाहर की फ़ज़ा अपने अंदर इनहेल कर रहे, तो आप इस माहौल के साथ अटैचमेंट आपकी जो सी है ना वो ज़रा अच्छी हो जाएगी, जिससे आपको आगे सफ़र आपका करना आसान हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में जो कहते हैं करना चप्पे चढ़ने, तो करना जो चप्पे चढ़ने उनसे बचने के लिए आप ये करें कि गाड़ी रोकें और बाहर निकल के लंबे लंबे सांस लें, और वहाँ के एटमॉस्फेयर से बराबर होगी तो फिर आपको एक यानी कि ज़हनी तौर पे तैयार कर लें कि अब हमने एक पहाड़ी से, और इस पर जहन पे सवार नहीं करना है। आप रब ताला की ये जो बनाई हुई खूबसूरत ज़मीन है, इसके खूबसूरत नज़ारे हैं, ये दरख्त हैं, ये पहाड़ है, इनको जहन में रखते हुए रब ताला का शुक्र अदा करते हुए जाएँ। हर बंदे का अपना अपना सेटअप होता है। मेरी ज़ुबान पे तो तीसरा कलमा और दुरूद शरीफ का विरद होता है, और आप भी जो भी विरद करना चाहें रब ताला का सुभान अल्लाह ही कहते जाए, तो रब ताला की शान बयान होती रहेगी और आपका सफ़र इंतहाई खूबसूरती से तय होता जाएगा। बालाकोट चढ़ने के बाद जो पहला मुकाम आता है ना जी, वो यानी कि जिस पे आपने रुकना है वो है केवाई। और केवाई वो जगह है कि जहाँ से फिर ऊपर आप शुक्रान की तरफ जाते हैं। यहाँ से स्पीड आपकी बहुत कम हो जाती है, अब ना भी करें। जहाँ रास्ता ठीक होगा तो फिर तो आपने रेस दबानी है और भगानी है गाड़ी। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चूँकि आपका मकसद यहाँ पर सियाहत है, आप यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, तो जब इंजॉय करने के लिए आना है, सियाहत के लिए आना है, तो फिर गाड़ी भगाने का क्या मकसद है? अगर आप गाड़ी भगाएंगे तो फिर खूबसूरत नज़ारों को कैसे अपनी आंखों के अंदर समो पाएंगे? कैसे ये खूबसूरत नज़ारे हैं, ये आपकी एक होता है कंप्यूटर, आपका अपना लैपटॉप जहाँ पर डाटा सेफ होता है, एक आपकी अल्लाह पाक ने आपको एक ऐसा कैमरा दिया है जो कि आपकी आंखें हैं, उन आँखों से देखते हुए जो नज़ारे अभी जो टीवी पे स्क्रीन पे मैं देख रहे हैं, मेरा कोई इतना चंगा तगड़ा कैमरा नहीं है, ये मोबाइल की रिकॉर्डिंग है और उसी रिकॉर्डिंग से मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। लेकिन जब आप ख़ुद अपनी आँखों से देखते हैं तो उस नज़ारे को अपने आँखों में जब आप समोते हैं तो अरसों काफ़ी सालों तक ये नज़ारे आपके जहन में नक्श होकर रह जाते हैं। कवाई से ये पहले एक और भी आप छोटी छोटी आबशारें बन गई हैं, यहाँ पर भी आप रुक कर मुँह हाथ धो सकते हैं। गर्मी होती है, यानी कि आप बालाकोट तक तो आप एसी का इस्तेमाल करते हुए आएंगे, आगे गर्मी है, मैंने भी एसी का इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ से फिर आप एसी बंद कर दें और शीशे खोल लें, यहाँ फिर भी आपको थोड़ी बहुत ही गर्मी तो महसूस होगी, लेकिन ये बाहर के नज़ारे इंतहाई दिलफरेब हैं और इन नज़ारों के साथ सफ़र करते हुए फिर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ मेरी तो पहली दफ़ा इत्तेफाक है, मैं जब भी आया हूँ तो हमें बारिश ही मिली थी। आज काफ़ी अरसे के बाद, यानी कि मेरी पिछली अगर आप वीडियो देखें, इसी के ऊपर आप लिंक आ रही होगी, 2022 की देख लें, 2021 की देख लें, तो जब भी मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है तो उसमें बारिश ही हमें मिली है। यहाँ पर अब रमज़ान शरीफ है, रमज़ान शरीफ में ज़्यादातर ये इस तरह के जो आबशारे हैं इनके साथ बने हुए होटल जो से हैं वो बंद हैं, अभी तक सीज़न ऑन नहीं हुआ है। ईद पे ये सारे होटल खुले हुए होंगे और यहाँ पर आपको पकोड़े मिल सकते हैं और खाने की चीज़ मिल सकती है। काफ़ी सारे दोस्तों ने शिकायत की है कि यहाँ के जो पकोड़े या चाय है वो बस पर नाम है, ये ठगने वाले ही बैठे हुए हैं। अब पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती, मैंने खुद खाया नहीं है कि मैं किसी का बता सकूँ कि किसकी अच्छी कोई खाने की चीज़ है,
क्योंकि मैं अवॉइड करता हूँ कि यहाँ ढाबों वगैरह से या इन जगहों से स्पेसिफिक जो जगह है इनसे खाने के लिए। यहाँ से फिर अब जब आप आगे जा रहे हैं तो ये देखें साइड पे ये जिसे आप कहते हैं रोल स्टोन, छोटे छोटे जो स्टोन्स हैं वो गिरते रहते हैं। और यहाँ पर ये फिर साथ साथ ये जो स्लाइडिंग होती रहती है थोड़ी बहुत ही, तो इसकी सफाई भी करते रहते हैं इंतज़ामिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, आगे का डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो ये लोग लगे रहते हैं, रोड्स को साफ़ करते रहते हैं। तो फिर यहाँ से आगे आपकी एहतियात वाला सफ़र भी शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये कहना मानना होता है कि अंधेरा हो जाए मगरिब के बाद इस रूट पे सफ़र मत किया करें, चे जाए कि कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है और आपने आगे जाके कोई बहुत अहम कारनामा सार अंजाम देना है, या लोग मुकामी लोग हैं उनकी तो सौ मजबूरियाँ होती है, लेकिन उन लोगों को रास्तों का पता भी होता है कहाँ लैंड स्लाइडिंग हो रही होती है, कहाँ से नहीं हो रही है। हम जो लोग बाहर से आ जाते हैं तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता है। अब जी ये कवाई शुरू हो गया और कवाई में भी अब काफ़ी ज़्यादा होटल बन गए हैं, रेस्टोरेंट्स बन गए हैं। ये भी एक छोटा सा मिनी एक शहर बनता जा रहा है और इसकी वजह ऊपर शुगरान जाना है। जी हाँ, ये कवाई है और कवाई से ऊपर जीपें जाती हैं। ये कवाई की मशहूर आबशार है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये वीरान इसलिए है कि रमज़ान शरीफ है, बंद है, और यहाँ पर होटल भी मौजूद है। आगे से यहाँ से ऊपर शुगरान की तरफ रास्ता जाता है और ये यहाँ से अब इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि इस सीज़न के आखिर तक शुगरान तक ऊपर नई सड़क भी बन जाएगी और उस नई सड़क पर जाते हुए अपनी गाड़ी में भी आप जा सकेंगे। हम भी अपनी गाड़ी में शुगरान गए थे, उसकी डिटेल वीडियो, छोटी सी वीडियो क्लिप वहाँ से बना के आगे मैं पोस्ट कर चुका हूँ, लेकिन डिटेल वीडियो पूरे रास्ते की एक एक मोड़ की जगह की, कहाँ से ख़राब है, कहाँ से नहीं है, कहाँ काम हो रहा है, कहाँ तक कारपेट हो चुकी है, पूरी 30 मिनट की वीडियो वो भी इंशाल्लाह कल या परसों में अपलोड कर दूंगा। वो भी आप देख लीजिएगा कि ताकि ईद से पहले पहले आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अपनी गाड़ी में भी शुगरान जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सारी मालूमात होंगी। तो कवाई तक जी ऊपर शुगरान से सीरी पाए जीप अगर आप लें तो 2500 3000 से, और आना जाना 6-7 हज़ार रुपये में वो कर रहे हैं। इससे अगला स्टॉप जी सीरी पाई नहीं खुला जी, मैं रिकमेंड कर दूँगा कि सीरी पाई अभी तक नहीं खुला हुआ है। कवाई क्रॉस करते ही जी हम पारस में पहुंच चुके हैं और पारस में अब हम आपको वो मुकाम दिखाएंगे जो पेट्रोल पंप है जहां से गाड़ी मैंने रिफ़िल कराता हूं, आप भी रिफ़िल कराएं और इसका क्या फ़ायदा नुकसान होता है वो भी बताएंगे। वो सामने आपको गो का बोर्ड नज़र आ रहा है। अभी चलते हैं पेट्रोल रिफ़िल करते हैं, बातचीत वहीं से आपसे की जाएगी। जी दोस्तों, इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ पारस में, और जब भी आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से यहाँ नारायण का गान आने का इरादा करें तो आप अगर इस्लामाबाद में आ रहे हैं, लाहौर से, कराची से, कहीं से भी आ रहे हैं, तो एक फिलिंग आप रावलपिंडी से अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराएं और उसके बाद फिर आप यहाँ पर आ जाएं। और पहले तो हम रास्ते में जैसे ही बालाकोट से ऊपर आते थे वहाँ से टैंक फुल कराते थे, लेकिन अब पारस में ये सहूलत मौजूद है कि यहाँ गो कंपनी का यहाँ पर ये पेट्रोल पंप बना है। यहाँ पिछली दफ़ा भी मैंने पेट्रोल डलवाया था, बड़ा ही ज़बरदस्त इनकी फ्यूल था, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। और यहाँ से फिल करा के ये फ़ायदा है कि आप बाबूसर टॉप से भी वापस आ सकते हैं, आपको रास्ते में कोई इशू नहीं है, पेट्रोल का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ज़रूर जब भी आए तो ये पारस शहर के अंदर यहाँ पर जैसी स्टार्ट में लेफ्ट साइड पर पिंडी से आते हुए ये पेट्रोल पंप मौजूद है, तो यहाँ से अपनी गाड़ी रीफिल लाजमी करा लीजिएगा। जी बिल्कुल, टोटल फ्यूल कितना लगा वो भी हम बताएंगे, आने जाने का वो आगे चल के बता देंगे आपको। और ये पारस शहर है और यहाँ से जब हमने गाड़ी पिंडी से फिल कराई थी यहाँ आकर तकरीबन 4450 रुपये का हमारा दोबारा पेट्रोल डला और टंकी हमारी फिल होगी। होंडा सिटी कार है मेरी, करोला में हो सकता है ज़्यादा पेट्रोल खा रहे थोड़ा सा, बाकी गाड़ियाँ BRV वगैरह उस हिसाब से एडजस्ट होंगी। पारस की बातचीत ना करूँ तो फिर ज़्यादती होगी। पारस में सबसे जो मेन हमारी जो चीज़ है वो ये है कि दोनों जानिब, यानी कि एक तरफ आप ऊपर मूसा के मसल्ला की जानिब जाना चाहें तो वहाँ से भी, उधर भी रास्ता जाता है, जीप जाती है, फिर पैदल ट्रैक है, और साथ साथ दूसरी डेस्टिनेशन शराह फारस भी है। शराह फारस यहाँ से 12 किलोमीटर नीचे है और वहाँ के लिए भी यहाँ से जीपें मिल जाती हैं। और इसी पारस के मुकाम पर आप अपनी गाड़ी को पार्क करें, वहाँ यहाँ से जीप वाले को हायर करें और नीचे चले जाएं। नीचे कैंपिंग पॉट भी बने हुए हैं जो कि आप ऑनलाइन उनकी वो आप बुकिंग करानी पड़ती है, लेकिन प्राइवेट भी, ये कोई कल्ब शाह साहब के नाम का बंदा है जिन्होंने अपने यहाँ पर नीचे पोर्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं, कैंपिंग साइट बनाई हुई है, यहाँ जाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि ज़िंदगी में मुझे मौका मिले तो मैं शराह फारस ज़रूर देखूं। अभी तक यार नहीं देखा, कसम से इतना दिल करता है, लेकिन ऐसी सेटिंग होती है, ऐसे हालात होते हैं कि बस चल जाओ और आओ। और शराह फारस अभी तक कोई दोस्त जाना चाहता है शराह फारस, हमें हायर करे, साथ लेके जाए तो शायद इस हवाले से मैं भी चला जाऊँगा। तो ये शराह फारस देखने का जिसको शौक़ है
कोई छोटी फैमिली जाना चाहे तो हमने टूर अपना सर्विस भी शुरू की हुई है। आज भी हम एक भाई है जो कराची से आए हुए हैं, उनके साथ नारायण जा रहे हैं, इनको होटल चाहिए था तो इसलिए हम जल्दी चले गए हैं ताकि वहाँ पर ये होटल दे सकें। दुआ करें कि इनको होटल मिल जाए। तो फिर आपके लिए स्पेशल पैकेज में इनसे तैयार कराऊंगा कि जो पटवारी बैठक टीवी वाले जाएं तो उनको आप 50% चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनसे डिस्काउंट इंशाल्लाह ले ही लूँगा। चलें वो तो बात की बात है, हमें होटल मिलता है नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई दोस्त हमारे साथ सफ़र करना चाहे तो बड़ा आसान सा तरीका है हमारा। आप गाड़ी का जो रेंट होता है वो पे करें, पेट्रोल डलवाएँ और साथ ले जाएँ। मेरी अपनी ज़ाती कोई फ़ीस कोई नहीं है, बस मलंग सा बंदा हूँ, बस चल पड़ूँगा साथ। और मैं पहाड़ों का शौकीन और इसका हल हमने यही निकाला है कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है तो लिहाजा मुख्तलिफ़ जगह सफ़र भी करना होता है। तो उस सिलसिले में मैंने ये आसान सा तरीका बनाया हुआ है। तो जो लोग दोस्त जाना चाहें मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको हमारे साथ सफ़र करने में मज़ा ही आएगा। बस जी, अब यहाँ से पारस से जैसे ही आपने गुजरना है तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है, गाड़ी को आहिस्ता कर लें। दाएं हाथ पे आपको एक ऐसा पहाड़ी सिलसिला नज़र आएगा कि जो हर कुछ मीटर के फासले पर अपना रंग बदलेगा। मैं तो यहाँ आकर गाड़ी इंतहाई आहिस्ता कर लेता हूँ और इन पहाड़ों के रंगों में खो जाता हूँ। गाड़ी भी चलानी होती है, वो भी ये देखें एक पहाड़ का एक रंग ख़त्म हुआ, अगला रंग देखें। अभी आप मुड़ेंगे तो फिर अगला रंग देखें, सामने नज़र पड़ेगी उस रंग को देखें, दाएं नज़र पड़ेगी उस रंग को देखें। यहाँ पर अल्लाह पाक ने एक ऐसा पहाड़ी सिलसिला दिया हुआ है कि जिसके अंदर इतने रंग हैं कि आप इन रंगों में खो जाएंगे। इतने खूबसूरत रंग शायद ही इस पूरे पहाड़ी सिलसिले में आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, हो सकता है इससे ज़्यादा खूबसूरत इलाके हैं, खूबसूरत जगह हैं, खूबसूरत सीन्स हैं, वो भी आपको नज़र आए, लेकिन मेरे नज़दीक ये सबसे बेस्ट प्लेस है जहाँ पर आपको बहुत आहिस्ता गाड़ी कर लेनी चाहिए और इन रंगों को ज़रूर देखना चाहिए कि अल्लाह पाक की कुदरत के कैसे कैसे खूबसूरत नज़ारे बनाए। पारस से आगे जाएंगे तो जी फिर आगे आपकी अगली डेस्टिनेशन जो सी है वो फिर कागान आ जाती है। फिर आप कागान पहुँच के नज़दीक पहुँच जाते हैं और हमारा जो आज का क़याम है वो कागान में ही है। कागान में मैं वालनट कॉटेज है वहाँ पर ठहरा करता हूँ, आज भी वहीं पर ठहरूँगा। उसकी सेपरेट वीडियो भी हम आपके सामने पेश करेंगे कि वो जगह आखिर उसमें क्या बात है, क्या उसमें जंग है, क्या खूबसूरती है कि मैं क्यों वहाँ पे रुकता हूँ। और मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि जहाँ मुझे नेचर ज़्यादा नहीं, शहरों में ठहरना, मसलन कागान बिल्कुल जो बाज़ार है उसमें ठहरना मुझे अच्छा नहीं लगता, नारायण बाज़ार में ठहरना नहीं। मैं तो सेपरेट साइड पे जहाँ पर कुदरती नज़ारे नज़र आ रहे हों, सुकून हो, वहाँ पर ठहरना पसंद करता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये मालाकुंडी और फिर मांदरी की जगह रास्ते में जगह आती है, तो नगागान पहुँचने से पहले पहले आप यहाँ से भी गुज़रते हैं। और मालाकुंडी में भी बड़ा खूबसूरत व्यू पॉइंट है, यहाँ पर फ़िश फार्म भी हैं और यहाँ पर आपको ट्राउट मछली भी मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आप रुकें। इसी के साथ आगे फिर जिस बात को मैंने बालाकोट में आपसे डिस्कस की थी, यानी कि जब बालाकोट बेसियाँ आया था, तो फिर अब यहाँ पर आप देखें दाएं बाएं आपको काफ़ी ज़्यादा होटल मिल रहे हैं, जगह जगह मिल रहे हैं। मालाकुंडी, मांदरी, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी होटलिंग अवेलेबल है। अब बालाकोट से यहाँ तक का सफ़र घंटे डेढ़ का है, ज़्यादा नहीं है। तो यानी कि अगर आप बालाकोट रुकना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह आपकी मर्ज़ी, लेकिन वहाँ से जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल मुख्तलिफ है, यहाँ के नज़ारे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो कम से कम थकावट भी दूर हो जाएगी और कम नज़ारे भी खूबसूरत हैं। तो यहाँ आकर आप क़याम करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए यानी कि वो बेहतर होगा, आपको मज़ा भी आएगा और यहाँ आकर आप क़याम करके ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करेंगे। क्योंकि जिस मकसद के लिए आप इतने दूर से चले हैं, इन पहाड़ों को देखने के लिए, इस खूबसूरती को देखने के लिए, और सबसे बढ़कर के शदीद गर्मी में गर्मी का जो रुख है उसको, यानी गर्मी का उस टेम्परेचर से जान छुड़ाकर आप यहाँ आते हैं। तो बालाकोट में तो पिंडी वाला ही मौसम होता है, अच्छी खासी वहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है। आप जो 50 डिग्री से होके आए तो उसके लिए तो कम है पिंडी बालाकोट, लेकिन हमारे लिए जो हम पिंडी इस्लामाबाद के हैं तो हमारे लिए सेम ही कंडीशन है। ये जिधर से अभी हम गुजरे हैं यहाँ पर वो फ़िश फार्म की जो बात कर रहा था वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर भी आप रेस्ट कर सकते हैं, कुछ देर के लिए क़याम कर सकते हैं और ये घना जंगल जो सा है इससे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। बरकाफ जी एक लंबी वीडियो है और लंबी वीडियो में मेरी कोशिश होगी साथ साथ नज़ारे दिखाते हुए जो बेसिक मालूमात हैं वो भी आपके साथ शेयर करते चले ताकि आपको किसी किस्म का वो इशू नहीं होता। इससे आगे जी अब फरीदाबाद है, ये छोटी सी डेस्टिनेशन है, कोई इतना बड़ा बाज़ार नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं।
यहाँ पर अब ये दाएं आते हुए देखें कि एक नया होटल बन गया है, इसी तरह के काफ़ी ज़्यादा और होटल भी हैं। तो ये भी एक अच्छी जगह है, यहाँ पर भी आप क़याम कर सकते हैं, रुक सकते हैं। तो ये छोटा सा डेस्टिनेशन आ जाता है। इसके बाद फिर एक सिलसिला है, और यहाँ से अब रोड की जो कंडीशन है उसके बारे में ज़्यादा बातचीत होगी कि सड़क कैसी है। जिस चीज़ से मैं मना करता हूँ कि रात के सफ़र से इज्तनाब करना चाहिए, उसकी मेन वजह भी है। ये जो जगह है, इसमें भी आने वाले दिनों में जब ऊपर ग्लेशियर पिघलेंगे तो बड़ी तेज़ी के साथ पानी यहाँ से गुजर रहा होगा, और नीचे जजमेंट नहीं होती है कि कितना खड्डा है या क्या कुछ है पानी के नीचे, क्योंकि अभी तक तो पानी साफ़ है, हो सकता है खड्डा नज़र भी आ जाए। लेकिन जो आगे हमारे जो टूरिस्ट हजरात हैं, आप लोग जब ज़्यादा आना शुरू करेंगे तो फिर आप लोगों की वजह से ये पानी धुंधला भी हो जाएगा। क्योंकि अभी एक गाड़ी गुजरती है, फिर कई गाड़ियाँ एकदम से गुजर रही होंगी, तो वो फिर पानी इतना साफ़ नहीं देती। यहाँ से अब ये झरने या आबशारें ये शुरू हो जाती हैं ज़्यादा तादाद में, और जगह जगह से इनको स्पेस दी जाती है, रोड के ऊपर से पानी गुजरने की जगह होती है। तो ये अब ज़्यादा नज़ारे आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, और यहाँ से ज़्यादा फिर आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आप बिल्कुल केयरफुल हो जाएं और बड़ी एहतियात के साथ गाड़ी ड्राइव करें। बीच बीच में अच्छे पैचेस भी हैं, जैसे ये रोड अब बिल्कुल साफ़ सुथरी है और यहाँ पर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एरिया स्पेशली पर्टिकुलरली मेरी ख्वाहिश होती है कि यहाँ पर अगर बारिश मिले ना, तो फिर क्या, वाह वाह क्या नज़ारे होते हैं। फिर तो आप यकीन करें कि इतना खूबसूरत मंज़र होता है। ऐसे मंज़र में तो फिर गाड़ी ड्राइव करने के बजाय फिर ऐसी गाड़ी का दिल करता है कि जिसके ऊपर छत से बंदा बाहर निकल के तो इस खूबसूरत नज़ारों को देखे। तो इंतहाई दिलफरेब नज़ारे हैं। बाएं हाथ पर आपको दरियाए कुनार है, और सीधे जाते हुए फिर आप इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं। एक बात मैंने पारस में की थी, और एक यहाँ पर फिर भी ये पैच नज़र है कि यहाँ पर भी जो पहाड़ी सिलसिला है, इसके भी अपना ही रंग है, ये अपना ही मिजाज है इसका। और अल्लाह ताला ने देखे कितने खूबसूरत ये चीज़ बनाई है कि यहाँ पर आपको थोड़े थोड़े फासले के ऊपर ऐसे ऐसे पहाड़ों का जो सीन नज़र आता है कि आप ख़ुद देख के अशश कर उठते हैं। यहाँ से रोड की जो कंडीशन है ये आप ज़रूर देखते हुए जाइएगा कि जगह जगह ऐसी रोड बनी हुई है कि जो कुछ साथ वो रिपेयरिंग भी कर रहे हैं, पैचेस जो उनसे रिपेयर हो रहे हैं, ये इसी तरह खुदाई करके इसके ऊपर दोबारा मेरे ख्याल है कंक्रीट कर दी जाएगी। तो जब तक आप ईद पे आएंगे तो काफ़ी सारे जो खड्डे हैं ये कवर भी हो चुके होंगे। उम्मीद है कि रोड काफ़ी हद तक बेहतर हुई होगी। लेकिन अब जबकि हम जा रहे हैं तो हमें ये काफ़ी ज़्यादा रोड ख़राब यहाँ से मिल रही है। स्पेशली ये देखें, यहाँ पर ये पत्थर भी पड़े हुए हैं, यहाँ से नीचे उतरना भी है, और ये नीचे छोटी सी है ऊपर से आबशार बहती भी आ रही है, पानी का फ़्लो है। तो यहाँ से इस दाएं यानी कि बिल्कुल दाएं हाथ पे रख कर आप यहाँ से गाड़ी मोड़ रहे हैं। ये अभी तो मुमकिन है, ये नीचे से सरिये उठे हुए होते हैं और ये टायर को नीचे से बॉडी को नुकसान दे सकते हैं, तो एहतियात ज़रूरी है। लेकिन जब रश होगा, आगे से भी गाड़ी आ रही होगी, आप भी इधर तादाद में जा रहे होंगे, तो फिर यहाँ से इस मोड़ से आपको टैकल करना इतना आसान नहीं होगा। बहरकैफ जी, अब हम महांदरी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, और इससे अगली डेस्टिनेशन जो सी है वो महांदरी होगी। और महांदरी में भी काफ़ी ज़्यादा होटल हैं, एक नहीं दो नहीं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। और ये जो इलाका है ये इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ पर जो सारे पहाड़ी सिलसिले यकजा हो रहे हैं, और हमें सारे जो रंग है वो यहाँ पर नज़र आते हैं। इसी में थोड़े से जब आप आगे जाना शुरू होंगे तो फिर वहाँ पर आपको मज़ीद यानी कि सामने से जो बर्फ़ों के ऊपर पड़ी हुई बर्फ़ है, वो बर्फ़ों के ऊपर नहीं, पहाड़ों के ऊपर पड़ी हुई बर्फ़ कौन सी है वो नज़र आ रही है। लंबी वीडियो होगी है तो कुछ अल्फाज मेरे इधर उधर हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ी भी दे दीजिएगा, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। छोटी छोटी आबादियाँ रास्ते में, रास्ता बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि तवील रास्ते के अंदर आपको कोई नज़दीक तरीन आबादी नज़र ना आए और आपको बोरियत का एहसास जो सा वो नहीं होता है। यहाँ पर ज़िंदगी रवां दवां नज़र आती है। और ये इलाके ऐसे हैं कि जो कि माइग्रेट नहीं करते हैं, ये साल के 12 महीने यहीं पे रहते हैं। वगरना तो आप मुख्तलिफ़ जगह पे जब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ तो आपको जब सर्दियों में बर्फ़ पड़ी हुई होती है तो बेरौनकी सी नज़र आती है। उसकी मेन वजह यही होती है कि मुकामी लोग जिनसे होते हैं वो शिद्दत, जो सर्दी की शिद्दत होती है टेम्परेचर की वजह से, जब बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से वो लोग माइग्रेट करते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे देखिए एक आपको होटल नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये चेक पोस्ट भी बनी हुई है। और यहाँ से गुज़र कर फिर जब आप आगे जाएंगे तो फिर आगे से आपको मज़ीद जो सा फिर वो रोड के ऊपर भी केयरफुल होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह फिर आपको और रोड ख़राब मिलती है। तो इस हवाले से ये मैं पैचेस ऐसे हैं कि मैं यहाँ से मिस नहीं करना चाह रहा था, और ताकि आप जब आप आएँ
तो फिर आपको किसी किस्म का मसला ना हो। ये जी जरीद है, ये इससे अगला इलाका है, यानी कि जरीद और मांदरी मिले जुले हैं। जरीद इससे मांदरी से पहले आता है। ये भी अब काफ़ी अच्छा बाज़ार बन गया। इसके अंदर से भी आपको खाने पीने की चीज़ें, यहाँ पर रिहाइश के लिए होटल, और अगर आपके कोई किसी किस्म का कोई इशू होता है, अल्लाह ना करे कि सफ़र के दौरान किसी के साथ कोई मसला हो, लेकिन गाड़ी के मैकेनिक भी मिल जाता है यहाँ पर। किसी को मेडिकल की फैसिलिटी चाहिए तो मेडिकल स्टोर भी अवेलेबल है। सब्ज़ी वगैरह या कोई इस तरह की कोई चीज़ लेनी है तो वो भी अवेलेबल है। फ्रूट्स की शॉप्स हैं और प्रॉपर तरीके से तमाम ज़िंदगी की चीज़ें यहाँ से मैसर हैं, यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। जब तक आप मांदरी पहुँचते हैं तो साथ साथ एक और चीज़ का तस्करा भी हो जाए तो वो अच्छी बात है। वो ये है कि जो पिछली काफ़ी सारी वीडियो के कमेंट्स हैं, अगर उन पे बातचीत साथ में कर लूँ तो वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं जो कि रेगुलर हमें कमेंट कर रहे होते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो उनका भी साथ साथ अब मैं तस्करा आगे करता चलूँगा, साथ साथ आपको डिटेल भी बताता जाऊँगा। मेरी पिछली जो नारान से बाबूसर टॉप की जो रिपोर्ट मैंने जब वहाँ से लाइव अपडेट दी थी तो उस पर काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आए थे कि हमें ये भी बताया जाए कि जो जलखड़ से नूरी टॉप का रास्ता है वो कब तक खुलेगा। तो वो अशरफ भाई होते हैं हमारे जलखड़ में, और प्लस बिस्मिल्लाह होटल है जलखड़ में। इंशाल्लाह अब ईद के बाद मैं गया तो इंशाल्लाह बाबूसर टॉप तक का रास्ता वो भी आपको दिखाएंगे। अभी भी मेरी एक और वीडियो भी आएगी जो नारान से बाबूसर टॉप जितनी खुली है। ये साथ साथ रास्ते पे ज़रूर नज़र रखें और साथ साथ मेरी बातें ज़रूर सुने। तो वो जब तो खुलेगा तो इंशाल्लाह 15 मई के बाद ही वो एरिया खुलता है। तो वो उसमें अशरफ भाई का नंबर मैं आपको दे दूंगा। अभी भी अगर मैं स्क्रीन पे अशरफ भाई का नंबर चला सकूं तो मैं देखूंगा कि अशरफ भाई का नंबर मैं लगाता हूं कि वहां पर उस एरिया में, यानी कि जलखड़ से नूरी टॉप और कश्मीर वाला जो रास्ता है वो जब खुलेगा तो वो तब भी अपडेट आपको मिल जाएगी और उस अपडेट की रोशनी में फिर आप अपना सफ़र जारी रख सकेंगे। इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं कि जनाब इस्लामाबाद में कोई चीपेस्ट होटल हो या इस तरह का, तो गेस्ट हाउसेज हैं जी, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। मोहम्मद अजीज़ साहब और नासिर ख्वाजा साहब में रेगुलर कमेंट्स करते रहते हैं, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर नारंग साहब की, और इसी तरह रॉक स्पाइस रेस्टोरेंट बुरवाई, इन्होंने भी जी हमें पोस्ट की है, कमेंट किया है। तो सर बहुत शुक्रिया। ये रॉक स्पाइस वाले जो रेस्टोरेंट वाले हैं इनका भी शुक्रिया कि उन्होंने हमसे रब्ता करके तो हमें हौसला अफजाई की है। इंशाल्लाह ज़रूर बढ़वाई जाएंगे तो आपसे रब्ता भी होगा जी। मखदूम नजमुद्दीन साहब, उसामा सिद्दीक साहब, आमिर मदनी साहब कह रहे हैं कि मैं नारान में हूँ जी। बिल्कुल, मैं तो वापस आ गया हूँ और आप नारान में हैं। ये वीडियो मैं घर बैठ के अब एडिट कर रहा हूँ, आपको मालूमात दे रहा हूँ कि मैं अभी उधर नहीं हूँ। तो बिल्कुल जी। और काशिफ शेख साहब, इसी तरह और भी काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट किए हैं। किसी ने कहा जी कमर टूट जाती है, बहुत ज़्यादा सफ़र है। तो बिल्कुल ही सफ़र तो है, सफ़र में थकावट भी होती है और सफ़र के जितनी भी मुश्किलात है वो सहनी पड़ती हैं। राना आतिक साहब, आपको मैं बोल नहीं सकता, बहुत ज़बरदस्त, आप आर मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब ये देखें जी, अब इस पोजीशन पे हम पहुंच गए, साथ साथ बातचीत भी होती रही है, लेकिन साथ साथ अब आपको होटलों की काफ़ी तादाद नज़र आ रही है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त होटल बने हुए हैं, बिल्कुल रोड के किनारे बने हुए हैं, साथ साथ आपको व्यू भी मिलता है और साथ साथ ये खूबसूरत तरीन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब तक के इस पूरे सफ़र में जो सबसे बेहतरीन जगह रिहाइश की जो आई है वो अब से इससे शुरू हो जाती है। यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम है, सामने आपको पहाड़ों पर पड़ी हुई सफ़ेद बर्फ़ नज़र आ रही है और अब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी मंजिल करीब है। रुकना चाहें तो रुक सकते हैं और अगर नहीं रुकना चाहते तो मर्ज़ी, आप आगे सीधे आगे भी जा सकते हैं, कागान पहुँचें, नारान पहुँच जाएँ। ये आपकी अपनी जो सफ़र है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मांदरी का ये वो पुल है, जब सैलाब आया था तो इस बिल्कुल इसे जो राइट साइड पे मनूर वैली है वहाँ पर जो तबाही बर्बादी हुई, इस बाज़ार की काफ़ी सारी तबाही हुई। उसके बाद अब बाज़ार जो है वो अब बहाल हो गया है, ज़िंदगी दवा है। लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो बेचारे अभी भी अपनी उस नुकसान शुदा ज़िंदगी को बहाल करने में मसरूफ़ हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था और इसी तरह फिर इन लोगों ने, बड़े मेहनती लोग हैं, दोबारा फिर अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर देते हैं, मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। इसी सलाह की वजह से इस रोड की हालत भी अब इस बाज़ार में भी काफ़ी नागुफ्ताबे है
और यहाँ पर भी आप बड़े एहतमाम के साथ बड़े इतना बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता यानी कि रोड के हालात वाक़यात को देखते हुए गुजरें। अपनी गाड़ी को अपने डैमेज नहीं करना है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका का सफ़र ऐसा ही होता है कि अगर आप अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ी से गुजारते हैं, किसी खड्डे जाम में लग जाती है तो कोई ना कोई ऐसा नुकसान हो जाए तो फिर आपका सफ़र का मज़र का सारा करकरा हो जाता है। बस वक्त का कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, लेकिन कम से कम अपनी गाड़ी के एहतियात से यहाँ से गुजारें। साथ साथ कमेंट्स की बात करता चाहूँ तो बशर मुगल साहब रेगुलर कमेंट करते हैं, सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी जो लास्ट कितनी वीडियोज़ हैं उन पर कमेंट भी किए हैं। और इसी तरफ दीगर दोस्त जिनका नाम नहीं ले पाया उनसे माजरत है, लेकिन साथ साथ अब आगे ऐसी जगह है कि आप मेरी शायद बातचीत आपके साथ जो कमेंट्स भी अली से और उस पर भी बात की रोशनी की ज़रूर डालूंगा कि लोग जो सवालात पूछते हैं उनके जवाबात भी साथ देता रहूँ और साथ साथ ये सिलसिला चलता रहे। 44 मिनट हो गए हैं और मज़ीद 18 मिनट की वीडियो है, 18 मिनट मज़ीद मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। और जिन दोस्तों ने ये वीडियो पूरी देखी है उनके लिए तो मेरे दोनों हाथों से सल्यूट है कि सर आपने इतनी मोहब्बत से पूरी वीडियो देख ली है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने इतना वक्त निकाला, 1.5 घंटा निकालना कोई आसान बात नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों ने सफ़र करना है उन लोगों के लिए तो ज़रूरी है कि वो वीडियो देखें ताकि उनका सफ़र आसानी से गुजर सके। तो ये जी मांदरी में लेफ़्ट साइड पे आपने देखा काफ़ी ज़्यादा होटल हैं, और मांदरी के होटलों की भी आप अगर गूगल मैप पे जाएं तो फिर आप मांदरी का लिखेंगे तो एक तो जिधर से जा रहे हैं आप वहाँ का वो रोड डिस्टेंस बता देता है, साथ वहाँ पर उसको अगर आप जूम करते जाएँ तो काफ़ी सारे होटल की जो उसके ना वो पिन्स नज़र आएंगे। उस पिन पे क्लिक करें तो उनकी डिटेल आ जाती हैं, उनका नंबर आ जाता है, उनकी पिक्चर्स पड़ी हुई नज़र आ जाती हैं। गूगल इस्तेमाल करना अगर आप जानती हो तो फिर आजकल किसी जगह की रसाई मुमकिन है, मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान है। लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि जो वहाँ के जो मेन होटल हैं उनकी डिटेल अगर हो सके तो मैं स्क्रीन पर साथ साथ दे दूं और साथ साथ नंबर भी मौजूद हों, लेकिन ये वादा नहीं है, कोई बड़ी मेहनत तलब काम है, इतना आसान नहीं है। और जो काम आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं वो हम आपके लिए यहाँ से फराहम कर रहे हैं कि क्या क्या सहूलियात मुयसर है और कहाँ कहाँ आप रुक सकते हैं। जैसे ये अभी ये लेफ़्ट साइड पर भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, इसमें भी यहाँ पे कमरे अवेलेबल होते हैं सीज़न में। ये जगह जगह आपको कोई रिहाइश का मेरा ख्याल है किसी किस्म का इस पूरी बेल्ट में आप बालाकोट से चलते हैं बाबूसर टॉप तक और वहाँ से आगे चलास से आगे हुंजा, स्कर्दू, गिलगित, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल होता है जी कि बाबूसर टॉप का रास्ता कब खुलेगा। देखिए जी ईद पर तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, किसी इस खुशफहमी में ना रहें कि ईद के मौके पर आप बाबूसर टॉप तक जा पाएंगे। इवन बटाकुंडी तक भी रास्ता खुलना जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आज 24 रमज़ान के अगले 4 दिन है, अगले 28 रमज़ान को ये काम करना बंद कर देंगे, यानी कि रोड पे खुलने वाला, तो फिर आगे मुश्किलात मज़ीद बढ़ती हुई जाएंगी, तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि रास्ता खुला हुआ मिल सके। यहाँ पर भी ये सामने जो होटल नज़र आ रहा है इसमें भी एक दफ़ा मैं ठहरा हूँ, दरिया का व्यू है, बड़ा ज़बरदस्त है, और यहाँ पर भी आप अगर रुकें तो आपको अच्छी रैश मिल सकती है। रास्ता यहाँ से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और यहाँ पर आपकी एहतियात करना बड़ा ज़रूरी हो गया है, स्पेशली अगर आप रात को आएँ तो ये जो खड्डे हैं ये आपको समझ नहीं लगती है कि कहाँ से आपने रोड गुजारनी है, गाड़ी गुजारनी है, कहाँ से नहीं गुजारनी है। एक चीज़ का और ख्याल करें कि इन दिनों के मौके पर अगर बारिश नहीं हो रही है तो डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, फ्रंट स्क्रीन का जो आपका शीशा है वो गंदा हो जाता है, तो बार बार उसको साफ़ रखें, बिल्कुल क्लियर पिक्चर नज़र आओ। अगर अंधेरा पड़ गया है तो हेडलाइट्स के ऊपर से भी पानी गिरा कर उसको भी साफ़ कर लें ताकि आपका विजन बड़ा क्लियर हो और आप जजमेंट कर सकें। रास्ते की मैंने बता दिए कहाँ से ज़्यादा ख़राब था, तो आपको जजमेंट तो होगी। और ये आगे एक मोड़ आता है और छोटा सा ये भी एक इलाका है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जगह भी यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये जो किनारा है ये टायर के लिए इंतहाई ख़तरनाक होता है, थोड़ा सा भी माठा टायर हो तो इस किनारे पर मैंने ख़ुद अपनी इन गुनहगार आँखों से गाड़ियों के टायरों को डैमेज होता हुआ देखा है। लिहाजा आप एहतियात करें, ये इंतहाई ज़रूरी जगह थी जो कि मैंने बताई है। इससे आगे अब चलेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पर फिर आपको एक होटल नज़र आता है और यहाँ पर भी आप क्याम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट भी है, खाना वगैरह भी मिल सकता है, नीचे होटल है। इसी के साथ अगला जो है बिल्कुल जुड़ा हुआ, यहाँ पर भी रिहायशी कमरे अवेलेबल हैं और जगह जगह बोर्ड आपको नज़र आ रहे हैं, कहीं भी आप रुक कर यहाँ पर क्याम कर सकते हैं, यहाँ पर अपने रेस्ट कर सकते हैं और फिर अपना अगला सफ़र जारी रख सकते हैं।
रास्ता जो जो आप गुज़र रहे हैं, रोड बहुत अच्छी नहीं है जी। जब मैं कहता हूँ कि पिछले कई सालों से जब मैं आता जा रहा हूँ, दिन ब दिन रोड ख़राब होती जा रही है और काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। जगह जगह खड्डे बने हुए हैं। गो काम तो हो रहा है लेकिन बहुत आहिस्ता हो रहा है। मुझे नहीं यकीन कि ईद के ऊपर जब आप जाएँ तो इस रोड को कोई बेहतर महसूस करें। ऐसी ही रोड आपको मुयस्सर होगी जिसके ऊपर जगह जगह खड्डे आपको बार बार आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इस जो पोर्शन है, जब इस पोर्शन से आप आगे जाते हैं तो आगे कागान आ जाएगा। कागान शहर से जब आप निकलेंगे तो फिर डैम एरिया है और वो वैसे का वैसा ही है। उसके हवाले से भी एक झूठी खबर चलाई जा रही थी कि ईद के ऊपर शायद वो जो डैम के साथ जो बनने वाली नई रोड है 3 से 4 किलोमीटर वो खुल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वहाँ पर रुका था, वहाँ की इंतज़ामिया से बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि अगले 6 महीने तक उस रोड के खुलने का कोई इम्कान नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। अब ये भी नहीं है कि मुसद्दक़ा इतलात, इसलिए ये नहीं है कि हो सकता है उससे पहले भी खुल जाए और जिन लोगों ने खबर लगाई है उनकी बात सच्ची हो जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है। लेकिन अगर खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उस डैम एरिए में से जब आप निकलें तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है रोड। ये इवन कागान से नारान 20-25 किलोमीटर का ये जो फासला है ये भी आपको कई यानी कि घंटों का सफ़र भी साबित हो जाता है। रास्ते की कंडीशन इस वक्त जो आप देख रही हैं, रोड की जो आप कंडीशन देख रही हैं, कारपेट बिल्कुल फारग हुई है। यानी कि कारपेट रोड का तस्वर जो सा होता है वो फोत हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। यहाँ की जो विलेज लाइफ है, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, मुझे बड़ी फैसिनेट करती है। यहाँ से गाड़ी वैसे ही आप भगा तो सकते नहीं हैं, आराम से गुजरेगी। अगर हो सके तो रुक कर इस विलेज लाइफ को भी देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ के लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यह इलाका बड़ा ज़बरदस्त है। सड़क की कंडीशन आप देख लें कि इस तरह भी है, ये कहते हैं कलेजे में सट पैण वाली गल है। यहाँ से आकर रोड की कंडीशन देख के बस मैं तो बस दिल में आयतल कुर्सी इस वक्त यहाँ पढ़नी शुरू कर देगी, या अल्लाह मुझे मेरी गाड़ी को बचा कर रखना। मैंने बड़ी लाडली गाड़ी रखी हुई है। सब ने ऐसी गाड़ियाँ रखी होती हैं, जिन्होंने ख़र्चा किया होता है ना, उनको अपनी गाड़ी बड़ी ज़्यादा अजीज़ होती है। और मेरी गाड़ी तो मैं सिर्फ घर से निकलता हूँ तो शायद यहीं नारान कागान ही आता हूँ। लोकल तो मैं मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता हूँ और अभी 10 साल में मेरी सिर्फ 70,000 किलोमीटर गाड़ी चढ़ी है। इससे अंदाज़ा कर सकेंगे कि कितनी मैंने यानी कि मोहब्बत से इसको रखा हुआ है। तो बेकदी आगे यहाँ पर अब आगे जाएंगे तो कभी कहते हैं ना खुशी और कभी गम, तो ये कभी खुशी और गम कभी गम वाला यहाँ का सफ़र है। और किसी वक्त आपको सड़क अच्छी मिल जाए तो आप खुश हो जाते हैं, और जहाँ से आगे सड़क ख़राब और ज़्यादातर ख़राब ही है मिले तो फिर वहाँ पर गमी का ही समा होता है, दिल बड़ा ख़राब होता है। और हुकूमत के लिए फिर जिस किस्म के जज्बात आपके नुमायाँ होते हैं तो वो फिर आपके सामने ही है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या काम किया हुआ है ये आपके सामने है, इदारे क्या कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। कोशिश करते हैं अपने वो वसाइल के अंदर रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की, लेकिन मेरी तारीफ़ करनी और आपका जो हालात वाक़यात देखना है दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी। लिहाजा मैं किसी मुबालगा आराई का सहारा नहीं लूँगा, किसी की ना तारीफ़ करता हूँ ना उन बेचारों के लिए कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। बस इतना ही कहूँगा कि अल्लाह हिदायत दे हमारे मुल्क के उन सोचने वालों के लिए जिन्हें सयाहत के ऊपर काम करने की तौफीक नहीं हुई है, क्योंकि टूरिज़्म ही एक हमारे पास एक चीज़ रह गई है जिसके ऊपर हम काम करके अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं और अपने मुल्क के लिए कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में हमारे जितना ये पूरी बेल्ट है, इतने इतने छोटे छोटे से मुल्क हैं और वह सिर्फ सयाहत के ऊपर काम करके अपना मुल्क चला रहे हैं और अच्छा चला रहे हैं और उनकी अवाम खुशहाल है। ये हमारी सड़कों का ये हाल देखें कि ऐसे ऐसे खड्डे हैं। आप यकीन करें कि जब गाड़ी पास ले जाते हैं ना तो कलेजा मुँह को आ जाता है कि यार पता नहीं क्या होगा, गाड़ी गुजर भी सकेगी कि नहीं गुजर सकेगी। और ऐसे में जब ईद के ऊपर जो लोग आना चाहते हैं जब वो आएंगे तो तब रोड की जो सूरत हाल होगी तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि वो मुझे अगर कोई दुआएं देगा तो शायद कोई बदुआएं भी दे कि मेरी वजह से जो वीडियो देख देख के लोग जाते हैं, अगर उन्हें इस तरह की चीज़ें मिलें तो कहते हैं मलक साहब तो बड़ियां तारीफ़ां कीतियां इसकी, असी आ गया तो लग लोग ही है, लख भज गया है, गाड़ी सत्यानाश हो गई है। तो जनाब आप बिल्कुल मुझे बदुआएं ना दें, मैंने बता दी है आपको जो एग्जैक्ट सिचुएशन है। फिर आपका दिल करता है तो अपनी गाड़ी करें, नहीं तो फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो रेंट की गाड़ी लें, ड्राइवर लें, खुद सुकून के साथ बैठें, चिल करें और मौज करते हुए आगे जाएं। ये आगे जी लड़ी गांव है
और ये भी छोटी सी डेस्टिनेशन है, प्योर विलेज लाइफ है। दूर पहाड़ों पर आपको, दूर नहीं बल्कि अब तो नज़दीक साथ साथ आपको पहाड़ों पर बने हुए घर दिखाई दे रहे हैं, जो कि टिपिकली यहाँ का जो एक तरीक़ाकार है, यहाँ की रवायत है, उसके मुताबिक घर बने हुए हैं। अभी उसमें इतनी जिद्दत नहीं आई है, कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लड़ी गांव में आपको पुराने वक्तों के घर बने हुए नज़र आएंगे और साथ साथ सामने आपको पहाड़, आप नारान की पहाड़ियाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं। और ये खूबसूरत सफ़र जो है इन गलत यानी कि बुरे रास्ते के साथ साथ खूबसूरत व्यू, दोनों चीज़ों से हो सकता है आपका दिल थोड़ा सा बेहतर हो जाए। ये जो जगह बड़ी डेंजरस है, यहाँ पर भी जब रश होगा तो एहतियात कीजिएगा, किसी बड़े खड्डे में गाड़ी ना दे मारिएगा और गाड़ी का नुकसान ना कर मारिएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नारान पहुँचने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको। इस दफ़ा पिछले पापड़ों से ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये खूबसूरत झरने देखने के लिए, ये नदियाँ देखने के लिए जो कि रास्ते के साथ साथ बहती हैं, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। चले जी, अब कागान से पहले ये हमारी लेफ़्ट साइड पे डेस्टिनेशन है, ये भी बताएंगे, लेकिन हम पहले कागान बाज़ार तक आपको लेके जाएंगे क्योंकि वहाँ पर हमने तारिक हाशमी साहब से मिलना है। और कागान बाज़ार जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ के लेफ़्ट साइड पे उनकी दुकान है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं तारिक हाशमी साहब, उनके पास हम जाएंगे और वहाँ से फिर हम वापस आके अपनी रहायशगाह पे आएंगे और बताएंगे कि हम कहाँ पर रुके हुए हैं। कागान आप पहुँच गए हैं। अब ये सामने आपको कागान का बोर्ड नज़र आ गया है। कागान शहर के अंदर आपको ज़िंदगी की सारी सहूलियात मुयस्सर है। खाना खाना चाहें, होटल बड़े अच्छे अच्छे बन गए हैं कागान शहर के अंदर, बाज़ार के अंदर होटल बड़े बन गए हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन मैं कागान से 1 किलोमीटर पीछे दरिया के किनारे एक खूबसूरत बने हुए रिज़ॉर्ट में ठहरता हूँ, जिसे आप वालनट कहते हैं। और उसका नंबर मेरे पास मौजूद है, वो आप जब भी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर रब्ता करें। अगर कोई दोस्त वहाँ ठहरना चाहते हैं, बड़ा लग्जरी सा सेटअप है, वहाँ पर आप रह सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप वहाँ नहीं रहते, यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आपको 2000-2500 से लेकर नॉर्मल, आजकल तो रमज़ान के दिनों में तो 1500 में भी कमरा अवेलेबल होता है, लेकिन जब सीज़न हो तो यहाँ भी 3000, 4000, 5000 तक कमरा अवेलेबल होता है। अगर आप रुकना चाहें, रहना चाहें तो रुक सकते हैं। कागान बाज़ार में जो सबसे अहम चीज़ है, सबसे अहम बात है, वो यहाँ के कबाब हैं और बड़े टेस्टी होते हैं। रमज़ान शरीफ था, हमने तो इस दफ़ा कुछ नहीं खाया क्योंकि रमज़ान में रोज़ा रख के इस तरह की चीज़ें खा के तो फिर रोज़े की सत्यानाश ही करनी होती है। तो लिहाजा हमने इफ्तारी यहीं भी की, सहरी भी की, लेकिन यहाँ की किसी चीज़ का नहीं। वहीं रिज़ॉर्ट पर अमजद भाई ने बड़ा ज़बरदस्त हमें इफ्तार भी कराया और सुबह सहरी भी बड़ी ज़बरदस्त कराई। तो हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं इसी चैनल के तवसत से भी। और साथ साथ यहाँ पर आपको सहरी, इफ्तारी, ईद के मौके पर आएंगे, खाना पीना, रिहाइश, हर चीज़ यहाँ पर आपको मुयस्सर है और यहाँ पर आपको मिल सकती है। तो कागान बाज़ार के नज़ारा भी आपने देख लिया है। ये मेन जो पुल है कागान का, और इस पुल के साथ साथ अंदर दाएं हाथ पर और बाएं हाथ पर भी, बाएं हाथ पर जैसे ये पुल क्रॉस करेंगे नीचे रोड उतरती है। ये आपको पुलिस स्टेशन की बोर्ड नज़र आ रहा है। पुलिस स्टेशन तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, अभी बन रहा है, शायद मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन ये लेफ़्ट साइड पे रोड नीचे उतरती है। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा दरिया के किनारे पर बड़े अच्छे होटल बने हुए हैं, दाएं हाथ पर भी बने हुए हैं। ये मेन बाज़ार के अंदर अभी सामने आप देख लें, ये राइट साइड पे ये भी होटल बना हुआ है और इसके साथ आगे जुड़ी बिल्डिंग उसमें भी होटल है, लेफ़्ट साइड में भी होटल है। तो काफ़ी ज़्यादा होटल यहाँ पर, यानी कि पहले 2-3 होटल होते थे, अब कम अज़ कम मेरा ख्याल है 50-60 या इससे ज़्यादा होटल कागान में भी मौजूद है। ये भी होटल है जी पीछे साइड पर। और साथ ही अब हम जहाँ पर रुकने लगे, ये सामने आपको वर्कशॉप नज़र आ रही थी, यही वो वर्कशॉप है तारक भाई की। तो अभी ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं, ये हम वापस आए थे, ये दरिया है सामने और वालनट में, वालनट के जो बालकोनी है वहाँ से हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। तो ये मेरी रिहाइश है जहाँ पर हमने क़याम किया था। यहाँ पर कागान के अंदर आपको दीगर सहूलियात भी मैसर होती हैं, लेकिन ये नज़ारा जो है वो सिर्फ यहीं से आप देख सकेंगे कि ये इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टी है। इसके साथ मार्को पोलो के रिज़ॉर्ट हैं, वो बड़े महंगे हैं, कॉस्टली हैं, और दीगर भी काफ़ी सारी जगह है लेकिन वो काफ़ी महंगी हैं। लेकिन ये इतनी अच्छी प्रॉपर्टी, इतनी अच्छी रिहाइश, जिसमें 1-2 कमरे और किचन एक जगह पे बने हुए हैं, 3 कमरे किचन एक जगह बने हुए हैं। फैमिली के साथ आके इसको आप बेस कैंप बना सकते हैं
और यहीं बेस कैंप बनाते हुए आगे से नारान बाबूसा टॉप से वापस फिर आप इधर आ सकते हैं। यहाँ की रैश बड़ी ज़बरदस्त है, वॉलनट कॉटेज का बोर्ड लगा हुआ है, बड़े VVIP किस्म के रूम है। यहाँ पर आप रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं कागान के अंदर। मैं यहीं रहता हूँ, पार्किंग भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी एक खूबसूरत ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसमें रहकर आप न सिर्फ एंजॉय कर सकेंगे बल्कि आप खुश होंगे कि मलिक साहब ने बड़ी ज़बरदस्त जगह बताई है, यहाँ पर काम किया जा सकता है। चलें जी, 1 घंटा हो गया है और मज़ीद 18 मिनट है और ये 18 मिनट बड़े एक्साइटेड में, यानी कि ये 18 मिनट वो हैं कि पूरी वीडियो का असूल जो सा है ये 18 मिनट आप कह सकते हैं। कागान से नारान तक का सफ़र, यहाँ ये जो अभी वीडियो आप क्लिप देख रहे हैं ये शायद आखिरी क्लिप हो डैम साइड से पहले, क्योंकि इससे आगे फिर हमारे पर जलते हैं। पर जलना ही कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ओबीडियंस ही है कि जहाँ पर आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मना है फ़ोटोग्राफी करना और तस्वीरें खींचना, तो आपको भी नहीं खींचनी चाहिए क्योंकि असास तनसीबात है। और इसमें अक्सर ये देखने में आया कि जब किसी उनको शक पड़ जाए या पता लग जाए कि आपने कोई वीडियो बनाई है, क्लिप बनाई है, तो फिर वो जैसे ही उनकी सिक्योरिटी वो आपको रोक लेती है और फिर मोबाइल से वो वीडियो डिलीट कराती है। तो इस सबकी से बचने के लिए सबसे बेहतर है कि जहाँ से वोट आपको मिले कि यहाँ से आगे आपको फ़ोटोग्राफी करना मना है, तो आप बिल्कुल भी मोबाइल बंद करके साइड पे रख दें ताकि आप किसी ऐसी एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो जाए जिसकी वजह से फिर आपको सिक्योरिटी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़े। तो भी एक अच्छे पाकिस्तानी होने की हैसियत से आप इसका लाजमी ख्याल रखें और फिर वहाँ से आप वीडियो बनाना बंद कर दें। यहाँ रोड की सूरत हाल ऐसी ही है जैसे अभी आपको नज़र आ रही है। जगह जगह आपको ऐसे खड्डे नजर, ये इन खड्डों की मैं बात कर रहा था कि ये ऐसा खड्डा है कि जिसके अंदर आपको नहीं पता चलता है कि अगर हम उतरे हैं। ये स्टेबलाइजेशन मोड पे मेरा कैमरा लगा हुआ है इसलिए, अदरवाइज़ तो यहाँ पर मेरी भी एक गाड़ी एक दफ़ा बिल्कुल पानी में ऐसे चली गई थी कि पता लगता था कि अब तैर के बाहर निकलेगी। और यहाँ पर जो हालात है ये आगे सारी जितना भी आगे डैम एरिया है वहाँ पर ऐसी आपको सूरत हाल नज़र आएगी। गो वहाँ पर साथ साथ काम किया जाता है, लैम्प की उस पोजीशन पे तो काम हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भी इस खड्डों को भरने के लिए कोई काम किया जाएगा, ईद तक के नहीं किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कमाल शाह साहब अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं या कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी इन खड्डों को कम अज़ कम आप भर दें ताकि फिर पुरसकून तरीके से आगे जाया जा सके। डैम एरिया हो गया जी ख़त्म और अब जो इलाका शुरू हो रहा है ये अब इंतहाई खूबसूरत इलाका। और यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिएगा, ये क्लिप मैंने लाजमी इसलिए डाला है कि यार स्पीडें ना मारा करें। दूसरी गाड़ी वाले को आप उसके ऊपर डस्ट का पूरा अंबार फेंक देते हैं या कीचड़ फेंक देते हैं, पानी फेंक देते हैं, तो ये ज़्यादती है। तो अगर आपकी गाड़ी तगड़ी है, 4x4 है, आपको तो इन खड्डे कुछ नहीं कहते, लेकिन मातड़ जैसे मेरी गाड़ी है तो हम तो बड़े आराम से जाते हैं। तो ऐसे में पास से तेज़ी से गुजर कर पता नहीं आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, मुझे नहीं इल्म है। बहरकैफ जी आगे अब रास्ता बड़ा ज़बरदस्त शुरू होने वाला है, अब होने लगे हैं ग्लेशियर शुरू। जी हाँ, ये जो कागान डैम से ऊपर का इलाका अभी अब शुरू होगा और उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर फिर उस पूरे एरिया में एक नहीं दो नहीं काफ़ी तादाद में ग्लेशियर है। और उन ग्लेशियर में से जब आप गुज़रते हैं ना तो फिर मैं कहता हूँ कि सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि पैसे पूरे हो गए जनाब, तो ऐसी सिचुएशन है और वो सिचुएशन अब आगे आने वाली है। यहाँ पर थोड़ी सी एक और चीज़ भी आप जहन में रखिएगा कि जब आप कागान और डैम एरिया से निकल कर आगे जाते हैं तो फिर उसमें आपके पास जो थकावट बहुत ज़्यादा हुई होती है, स्टेमिना आपका बिल्कुल जवाब दे चुका होता है, लेकिन वो एक दिल में जो तजस्सुस बाकी रहता है कि यार नारान बस अब आने वाला है, अभी आएगा कि कब आएगा, किस वक्त आएगा, तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो बेहतर यही है कि जहाँ पर जैसे ही कुछ जगह ऐसी मिले जिसमें पास कोई आबशार हो या कोई ऐसी जगह हो तो वहाँ पर रुकें, मुँह हाथ धोएं, फ्रेश हों, ताकि एक खूबसूरत मंज़र आपके सामने आ जाए। देखें ना, वैसे भी कोई ईद का दिन हो या कोई और किसी शादी का दिन हो तो उसके लिए प्रॉपर तैयारी की जाती है। तो ये देखिए जी, ये आबशार है, यहाँ पर आप रुक सकते हैं और यहाँ से भी गाड़ी गुजरना जो सा वो थोड़ा मुश्किल काम है, तो रोकें गाड़ी और यहाँ पर रुकें, इस आबशार में मुँह हाथ धोएं, फ्रेश हों, ताकि अब जो मंज़र आप देखने लगे हैं यहाँ से नारान 20 किलोमीटर है। तो ये 20 किलोमीटर का जो इलाका है या सॉरी 10 किलोमीटर का जो एरिया है इंतहाई खूबसूरत है। और ये सबसे पहले जो ग्लेशियर है वो आ गया, यहीं से फिर आपको बातचीत सुनाते हैं कि हमने यहाँ पर क्या कुछ देखा है। जी दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नारान के रास्ते पर आने वाले पहले ग्लेशियर पर और यहाँ से नारान 10 किलोमीटर है
और सबसे पहले जब नारायण का रास्ता खुलता है तो इसी ग्लेशियर को काट कर मशीनें आगे जाती हैं। आज से 15-20 दिन पहले जब ये नारायण खुलने का ऑपरेशन शुरू हुआ था तो सबसे पहले ग्लेशियर यही काटा गया था। और इस ग्लेशियर की हाइट अगर मैं बताऊं तो मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ है। रोड की सिचुएशन में अभी आपको अब इसी में इनसेट में दिखा रहा हूँ कि गड्ढे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। और बार बार मैं यही आपको कहता हूँ कि रात को ये रोड जो सी है वो सफ़र करने के काबिल नहीं है। वो इसलिए कि कौन सा गड्ढा कितना है, बारिश हो जाए तो आपको जजमेंट नहीं होगी। और उसके अलावा इसकी हाइट जो ग्लेशियर की है वो तकरीबन किसी जगह पे 20 फुट है, किसी जगह पे 30 फुट है। आगे भी ग्लेशियर हम साथ साथ आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं रोड की सूरत हाल और ग्लेशियर दोनों आपको दिखाते हैं। जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्लेशियर आए हुए हैं और इस दफ़ा ग्लेशियर का रंग मुख्तलिफ इसलिए है कि बड़ी देर से ग्लेशियर आए हैं। तो नए जो दरख्तों के ऊपर कौंपलें थीं, नई शाखें थीं, मजबूत नहीं थीं बेचारी, तो वो जब ग्लेशियर आया तो उसके साथ साथ नीचे इस दफ़ा आप ग्रीन ग्लेशियर देख रहे हैं, यानी कि सब्ज़ ग्लेशियर की ज़्यादा बहुतात है। दरख्त बहुत ज़्यादा टूट के आए हुए हैं। पिछले ग्लेशियर में से गुजरते हुए आपने देखा, इस ग्लेशियर को देखें, ये तकरीबन 20 से 25 फुट हाइट का ग्लेशियर है। हो सकता है किसी जगह इसकी हाइट 30-35 फुट भी हो। और इस ग्लेशियर से भी जब आप गुजरेंगे तो बड़ा खूबसूरती और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक और बड़ी नोट करने वाली बात है, पते वाली बात है, वो ये है कि जहाँ पर ग्लेशियर है, ग्लेशियर के ऊपर से यार के बाद लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। और पिछली दफ़ा एक हादसा हुआ था, एक बंदा फौत भी हो गया था और उसकी वजह यही थी कि वो ग्लेशियर के ऊपर जैसे नीचे से पानी निकल रहा है उसके ऊपर चढ़ गया और एकदम से बीच में गिरा, ऐसा दसा कि वो ठंडे पानी की वजह से फिर उसकी डेथ वाक़या हो गई। यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा है और स्पेशली अब आप पहुँच चुके हैं काली मिट्टी। जी हाँ, ये नारायण जाते हुए कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी जगह रखी हुई है हमारे लिए कि यहाँ अगर कोई रुकता नहीं है ना, तो मैं समझता हूँ कि उसका नारायण का दौरा ही बिल्कुल फजूल है। क्योंकि अल्लाह ताला की चीज़ बनी हुई देखनी जो सी है, उस देख कर उसको अल्लाह ताला की शान बयान करना हमारा फ़र्ज़ है। ये इस ग्लेशियर में जब काली मिट्टी का जो ग्लेशियर शुरू होता है, जैसे ही ये ग्लेशियर ख़त्म होगा, पहले तो ये खूबसूरती बढ़ जाएगी। अगले आने वाले दिनों में लोग बीच में से दीवार के बीच में से बर्फ़ निकालेंगे और वहाँ पर आपको मुख्तलिफ कोल्ड ड्रिंक्स रखे हुए मिलेंगे, यानी कि जो देसी फ्रिज है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप इस काली मिट्टी के लिए ग्लेशियर को क्लियर करेंगे, यानी कि इससे आगे बढ़ेंगे, तो रब ताला की शान देखेंगे। यहाँ पर ये काली मिट्टी वाला पहाड़ आपको नज़र आएगा और सारा साल इसमें से ये काली मिट्टी गिरती रहती है, निकलती रहती है। जगह वहीं की वही है। ये एक बड़े मेरे लिए अजूबा है। ये आप देख सकते हैं कि काली शाह, मतलब नहीं मेरा कैमरा आप क्या रिज़ल्ट दिखा रहा होगा, लेकिन अगर आप एक्चुअल देखें तो काली शाह मिट्टी है और इसीलिए इसको काली मिट्टी का नाम दिया गया। ये सारा साल इस पर लैंडस्लाइड होता रहता है और इसमें से जब पानी निकल रहा होता है तो वो भी आप देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इस काली मिट्टी के इसके रंग का काला होने की वजह क्या है। क्या कि पहाड़ों के अंदर कोई लावा ऐसा है या कोई चीज़ है कोई जो कि रेगुलर जल रहा है और कोयले के जाने माने जिनसे है ये मिट्टी आपको नज़र आती है। जगह जगह ये देख लेंगे, ये दरख्त गिरे हुए मिल रहे हैं, ग्रीन आपको
शाखें मिल रही हैं। लैंडस्लाइड इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा होती हुई आगे बारिशों के महीने में नज़र आ रही है, यानी कि अगर जैसे ही बारिशें ज़्यादा होंगी तो लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा हो सकती है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि रात को, दिन को तो कम से कम पत्थर पड़े नज़र आ रहे हैं जी, और कोशिश होती है जो इदारे हैं वो पत्थर हटा भी देते हैं, नहीं तो मुकामी लोग भी कोशिश करते हैं कि रोड के ऊपर से पत्थर हटा दे। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर आपको रोड के ऊपर नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ना करे किसी पत्थर के साथ गाड़ी हिट हो जाती है तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। रात के वक्त यहाँ पर सफ़र करने से बिल्कुल गुरेज जी, मैं तो कहूँगा कुछ भी हो जाए रात को सफ़र मत करें खुदा के लिए, क्योंकि आपको रास्तों का नहीं पता है, इस जगह का एग्जैक्ट नहीं पता है, तो कहाँ पर रात को किसी वक्त भी देखें ना। अब इस जंगल में कहीं लैंडस्लाइड हो जाए, इंतज़ामियों को पता लगेगा तो लगेगा ना। आप ये कहेंगे इंतज़ामिया सोई होती है, काम नहीं करती है, वो गलत बात है। जब तक पता लगेगा तब तक कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। उसके लिए बेहतर तो यही है कि आप कोशिश करें कि जो सा है वो आप यहाँ पर आने के लिए रात का इंतखाब ना करें। ये वो इस तरह ग्लेशियर है कि यहाँ ऊपर चढ़ना, जहाँ से पानी गुजर रहा हो उसको अवॉइड करें, क्योंकि जब आप ऊपर आएंगे तो फिर आपके लिए मसले मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से जी पानी गिरने के इंतहाई दिलफरेब मनाजर हैं। ये भी हमने स्लो मोशन में वीडियो बनाई थी और मैंने कहा चलें ये भी इसको शामिल करते हैं। इंतहाई खूबसूरत मनाजर हैं, ज़रूर देखें, यहाँ खड़े हों, रब ताला की शान बयान करें, लेकिन ग्लेशियर के ऊपर चढ़ने से परहेज़ करें। जी दोस्तों, इधर हम पहुंच गए हैं, इसे आप आबशार ग्लेशियर भी कहते हैं। और ये ग्लेशियर बहुत बड़ा पीछे से आता है, ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत दूर से ये ग्लेशियर उतर के आता है। और इस ग्लेशियर की खूबसूरती अभी है, जैसे ही हमारे भाई लोग, जैसे आप सयाह हज़रात यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर फिर ये बर्फ़ उठा उठा के उसके ऊपर चल चल के, और उसके ऊपर आपको तरह तरह के शॉपिंग बैग नज़र आएंगे, जूसेस के डब्बे नज़र आएंगे, बोतलें नज़र आएंगी। जी दोस्तों, ये वो अपील है जो कि मैं अक्सर करता रहता हूँ, लेकिन उस पर अमल करते हुए नज़र नहीं आते। दो अपील मैं करता हूँ। एक तो सड़क के किनारे गाड़ी ऐसी मत खड़ी करें कि जिससे ट्रैफिक रुकने का अंदेशा हो। दूसरा, गंद बला फैलाने से इज्तनाब करें। लेकिन पता नहीं वो वक्त कब आएगा कि जब हम नासिल कौम अपने हिस्से का काम, यानी कि हम खुद जाएँ, हम गंद न फैलाएँ, और यूँ सभी अपने हिस्से का काम करें, तो फिर गंद बला हमें कहीं भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन वो वक्त कब आएगा? जब भी आएगा तो कमाल होगा, और फिर उस वक्त जो सियाहत होगी वो बड़ी खूबसूरत होगी कि जब हम शऊर की मनाज़िल तय करते हुए उस मकाम पे पहुंच जाएंगे, अपने वतन को, अपने वतन की, अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपनी ज़ाती चीज़ों की हिफाजत खुद कर सकेंगे। ये ग्लेशियर जी अभी आप जो देख रहे हैं वो तो एक सेंटीमेंटल किस्म की बात होगी, जज्बाती किस्म की, लेकिन बड़ी ज़रूरी बात थी, वो भी कहनी थी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जैसे मैं आपको बताया था कि पहाड़ों में से पानी निकल रहा है जगह जगह से, यूँ कह सकते हैं कि पहाड़ रो रहे हैं। इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो भी एक मेरी आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पानी निकल रहा है, पहाड़ों के बीच में से निकल रहा है। पत्थरों के पहाड़ तो जिन्हें पानी होता है, चश्मे फूटे हुए हैं। और लैंडस्लाइड, ये बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड है, और इसके हवाले से भी बड़ी एक सूरत हाल ऐसी है कि मुझे लग रहा है कि आने वाली बारिशों के दिनों में ये लैंडस्लाइड ज़्यादा हो सकती है। तो ये भी दिखाना ज़रूरी था। ये एरिया इंतहाई, आप इसको केयर करें। और आगे हम पहुंच चुके हैं जी अब बटल। बटल भी एक अपनी हैसियत रखनी शुरू कर दी है इस मकाम ने, क्योंकि नारान में जब बहुत ज़्यादा रश हो गया तो फिर बटल का ये तारीख़ी जो है वो गांव जहाँ जिस पुरानी इमारत बनी थी, इनको भी तोड़कर अब कंक्रीट की बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर भी आपको कमरे अवेलेबल हैं।
रिहाइश मौजूद है और यहाँ पर सस्ती रिहाइश आपको मैसर हो सकती है। यानी कि जो लोग कम पैसों में रहना चाहते हैं तो 2000-2500 में यहाँ पर आपको कमरे अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं। रश ना हो तो 1000-1500 में भी। बाकी इस तरह के हाई स्टैंडर्ड के होटल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनका किराया यहाँ पे 10 से 15 हज़ार रुपये में आपको कमरा मिलता है और काफ़ी अच्छी आपको रिहाइश मिलती है, लग्जरी लाइफ मिलती है। यहाँ से नारान बमुश्किल 10 मिनट की मसाफत पे है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि यहीं पे रुकें और फिर नारान का विज़िट करें। तो ये वो जगह है जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। चलें जी, 1 घंटा 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है और अब हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि अब हमारी अगली जो आप वीडियो आप देखेंगे, अगले जो मनाज़र आप देखेंगे, पटल के फ़ौरन बाद नारान बाज़ार शुरू हो जाएगा। और नारान के हवाले से आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ। एक तो झील सैफुल मलूक अभी तक नहीं खुली है। नारान से बाबूसर टॉप का जो रास्ता है वो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर तक खुला है। 20 से 25 किलोमीटर बटाकुंडी है, वहाँ पर अगले 4 दिन के बाद काम बर्फ़ हटाने का ख़त्म हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि वो रास्ता खुल पाएगा। ये सामने वो गोरियां का मशहूर ग्लेशियर है जिसकी वीडियो आप पहले मेरे चैनल पे देख चुके हैं कि जब इससे बर्फ़ हटाने का काम शुरू किया तो वो ऊपर आपको बर्फ़ पड़ी हुई ताज़ी नज़र आएगी। ये पड़ी नहीं है, बर्फ़ भर के ऊपर से नया ग्लेशियर आ गया था जिसने इस रास्ते को बंद कर दिया था। ये है जी नारान बाज़ार। इसमें दाएँ हाथ पे जाएँ तो इसमें बाईपास रोड है। जो लोग गमजास कदू जाते हैं तो वो नारान बाज़ार में ना जाएं। राइट साइड बाईपास का रोड बन चुका है, सारा बाईपास का रोड क्लियर है, किसी किस्म का इशू नहीं है। वो खड्डे शड्डे जम शम ख़त्म हो चुके हैं। सीधे अगर आप जाते हैं जिस तरह के मैं जा रहा हूँ तो ये आपको नारान बाज़ार में से गुजारेगा। और नारान के बाईपास की वीडियो भी इंशाल्लाह मैं आपको अपने चैनल पर दिखाऊँगा, वो भी आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा नारान बाज़ार के होटल्स की वीडियो भी कोशिश करेंगे कि वो भी आपको अलग अलग से बना के दिखा देंगे कि कौन कौन से होटल खुले होंगे, कौन कौन से बंद होंगे। ईद के ऊपर आप आते हैं तो तकरीबन मेरे पहले कह रहा था कि 20 से 25% होटल खुले होंगे, लेकिन अभी बड़ी तेज़ी के साथ काम जारी है। आज भी मुझे रिपोर्ट आई है, काफ़ी सारे दोस्त हमारे जिनसे हैं वो जिन होटल मालिकान है वो पहुँच चुके हैं। तो 30 से 40% आप उसको कह लें कि होटल आपको खुले मिलेंगे। अब देखना ये है कि लोग झील सैफुल मलूक बंद होने की और आगे बाबूसर टॉप रास्ता बंद होने की वजह से आते या नहीं आते। आएंगे तो सही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रश हो। अगर आप आएँ तो भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। ये होटल शुरू हो गए जी। राइट साइड लेफ़्ट साइड दोनों तरफ आपको काफ़ी सारे ये PSO का पंप है। ये इसके साथ एक होटल भाई ने कल फ़ोन कॉल की थी कि यहाँ से मैसेज किया था कि इस होटल का आपने बताना है, लेकिन चूँकि मैं वापस आ चुका था नहीं बता सका। ये देख लें कि ये अभी बंद पड़े हुए हैं सारे रेस्टोरेंट, लेकिन काम शुरू है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आपको नज़र आ रहे हैं, लेबर नज़र आ रही है जो कि काम कर रही है। लोग अपने अपने जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, इनको बहाल करने में लगे हुए हैं। उसकी वजह यह कि जब ये लोग बंद करके जाते हैं तो स्पेशली सैनिटरी की जो फिटिंग होती है सारी खोल के जाते हैं, ताकि पानी अगर बीच में रह जाए तो पाइप फटने का अंदेशा होता है। तो उस वजह से तो बहरहाल अभी सुनसान है जी नारान, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत जल्द नारान खुल जाएगा और ईद के मौके पर आपको सारी सहूलियात मुयस्सर होंगी। होटल रेंट इस वक्त अगर आप चले जाएं तो आपको 1500 में भी कमरा मिल रहा है। जितने भी कम खुले हुए होटल हैं तो उसके बावजूद 2000-2500 में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप ईद के ऊपर जाएंगे तो फिर आपको 3000, 3500, 4000, 5000 डिपेंड करता है कितना रश होता है। मून रेस्टोरेंट बिल्कुल खुला हुआ है जी। हमने सहरी भी अफ्तारी अजी वसंतीन साहब जो कि याकाना उनकी दावत पर यहीं पर हमने अफ्तारी की थी। सहरी हमें वहीद भाई ने कराई थी जो कि आनर हैं यहाँ के मुख्तलिफ़ होटल्स के, उनके डेरे पर हमने की थी। तो अभी तक उमर भाई नहीं पहुँचे हैं, बट कढ़ाई वाले, और बट तिक्का जो है वो भी खुलना शुरू किया, लेकिन बट कढ़ाई अभी तक नहीं खुला है। वो भी इंशाल्लाह ईद के बाद आ जाएंगे। मरकज़ी जामिया मस्जिद में डेली नमाज होती है। तो इस तरह की सूरत हाल है जी। मिलेनियम वाले भी आ गए हैं। डिमांची होटल जो है वो ओपन हो गए हैं। किसी दोस्त को अगर यहाँ पर कोई रिहाइश चाहिए हो तो हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, हम आपके होटल की बुकिंग भी करा सकते हैं। तो बिल्कुल जी, बातचीत काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी। आज 1 घंटा 18 मिनट की जो वीडियो थी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और इतनी लंबी वीडियो बनाने से जो लोग बोर हुए हैं वो भी बताएं कि मलक जी तुसी कमाल ही कर छड़ी है, साढ़े लख भज गया वीडियो तक के जाके की बनेगा, वो भी बताएं जी। कोई आपको बात मिसिंग रह गई हो, कोशिश की है सारे पहलुओं को मैं साथ शामिल करूं। पेट्रोल की बात अगर मैं यहाँ पर बता दूं आपको, पिंडी से जाके वापस आके तकरीबन मेरी होंडा सिटी ने ये 14,000 रुपये का पेट्रोल खाया है।
और होंडा अगर ख़ुद हिसाब लगा ले, अगर बाकी शहरों से आते हैं तो क्या हिसाब होगा। 285 किलोमीटर है रावलपिंडी टूल प्लाज़ा से नारान, और नारान से अब आगे जाएंगे तो फिर ज़री सी बात है रास्ता ज़्यादा होगा, तो 285 किलोमीटर है। और इसके अलावा आने जाने का तकरीबन मैंने बताया आपको पेट्रोल कितने का लगा है। करोला होगी तो थोड़ा सा ज़्यादा खाएगी, BRV होगी तो उससे ज़्यादा खाएगी, तो फिर तकरीबन ये 15,000 से लेकर तो 20,000 के दरमियान गाड़ी पेट्रोल खा रही है। एक फैमिली अगर आप जाते हैं तो तकरीबन आपका 60 से 70,000 रुपये में अच्छा टूर पिंडी इस्लामाबाद से हो सकता है। दीगर इलाकों से जो आने वाले लोग हैं वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, बात रहे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।